Hello student, welcome to Mac Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब क्या होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? बेसिकली काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करेगी बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैस के बिहेवियर को by considering that gas consists of fast moving atoms and molecules कि गैस किससे बनी हुई है? fast moving atoms and molecules। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहला लॉ है बच्चों बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ बना दिया, P वर्सेस V का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये तीन ग्राफ बने, एक T1 टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक T2 टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक T3 टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा होगा? ये वाला बच्चों। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब P इस केस में कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस केस में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आपके सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों Gay-Lussac लॉ। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट किया हुआ है और वॉल्यूम कांस्टेंट रख के द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये चार वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग, चार वॉल्यूम ये गैसेस की, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग पीटी ग्राफ बनाया, तो ऐसा ग्राफ बना और आपसे पूछेगा बताओ किस केस में वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? चेक करो इनमें से सबसे किसका ज्यादा बोला उसने? V4। ऐसा क्यों? एक्सप्लेनेशन अगेन आपको मिलेगी PV इज इक्वल टू nRT से। सारे ग्राफ वहां से एक्सप्लेन हो जाते हैं कि क्यों इसमें V1 कम वॉल्यूम है और V4 ज्यादा वॉल्यूम, वहां से इजीली एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट है बच्चों एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है? अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, देन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर देखो प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, आपके पास मान लो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, दोनों की वॉल्यूम क्या है? सेम, तो उनमें जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर ये चीज? तो 1 मोल में इतने हमारे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस, टोटल प्रेशर किसके द्वारा? एक मिक्सचर के द्वारा जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं which do not react chemically, जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट गैसेस। किसके इक्वल होगी? हर एक के पार्शियल प्रेशर के। मान लो एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरे का P2 है, तीसरे का P3 है, इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट प्रेशर आया मिक्सचर का वो कैसे निकलेगा? P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब सिंपली उनको क्या कर दो? ऐड कर दीजिए। क्लियर हो गया? ये चीज समझ लग गई? नोट कर। तो नेक्स्ट है बच्चों परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपको पता है क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P स्टैंड फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, R की वैल्यू भी पता है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो जो मैंने आपको बोला ना ग्राफ की एक्सप्लेनेशन यहां से मिलेगी। देखो सबसे पहले जो ग्राफ था वो किसके बीच में था? वो था P और V के बीच में। वहां पे आपको बोला गया था टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास लिखा था ना, तो गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, R तो ऐसा ही कांस्टेंट है। तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा? देखो ये PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट को मैंने K लिख दिया, K डिवाइडेड बाय क्या हो गया? V हो गया। ये चीज क्लियर है? अब ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता है, इनवर्सली ऐसे ही बनेगा। ये हमने V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब हमारा टेम्परेचर इस केस में T1 था और अगले केस में कितना था? T2। ये चीज है ना बच्चों। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो K है
वो क्या था, के हमने किसको पुट किया था, एनआरटी को, एनआरटी को पुट किया था के हमने, कि देखो अगर आप किसी एक चीज को कांस्टेंट कर दीजिए, यहां पे देखो मैंने ये चीज कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, ये सीधी लाइन पे ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, इन दोनों पॉइंट्स पे वॉल्यूम सेम आ रही है ना, सेम आ रही है ना, तो इस केस में प्रेशर है P1, इस केस में प्रेशर है P2, वॉल्यूम क्या है, सेम, वॉल्यूम सेम है ना, दोनों पे वॉल्यूम की वैल्यू तो सेम ही है, ये वाली आ रही है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 वाला प्रेशर क्या है ज्यादा, P2 वाला प्रेशर क्या है कम। अब यहां पे चेक करो, वॉल्यूम सेम है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा ज्यादा, क्योंकि N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट और V भी क्या है कांस्टेंट, तो प्रेशर टेम्परेचर के क्या आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर वॉल्यूम क्या कर रहे हो कांस्टेंट, तो जिसका प्रेशर ज्यादा, P1 वालों का प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी किसका ज्यादा है, इसी का, तो ऊपर वाला टेम्परेचर ज्यादा है, नीचे वाला टेम्परेचर क्या है कम है। क्लियर हुई ये चीज है, दोबारा बताओ, लग गया पता। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, अब यहां पे देखो एक थोड़ा सा और एक नया कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है बच्चों, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, R डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, अगर आप गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। क्लियर हो गया, यूनिट्स क्या आएंगे, जूल केल्विन इनवर्स। क्लियर, ये चीज समझ लग गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। अब रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट होती है, मतलब हर कोई गैस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर नहीं करती, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे ही रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। वो कैसे पता चला, देखो यहाँ पे हमने ये ग्राफ बनाया है बच्चों, ये जो ग्राफ बनाया है दिस इज बिटवीन पीवी बाय एनटी वर्सेस प्रेशर, इनके बीच में ग्राफ बनाया। पीवी बाय एनटी किसकी वैल्यू होगी, आइडियल गैस इक्वेशन देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से पीवी बाय एनटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर की, और आर तो क्या है कांस्टेंट, व्हाटसोएवर बी द वैल्यू ऑफ पी, आर की वैल्यू क्या रहनी है कांस्टेंट, आइडियल गैस इक्वेशन में आर कांस्टेंट है। तो यहां पे देखो अब हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, जब प्रेशर इंक्रीज किया, ये फर्स्ट वाली लाइन है जो वो बिल्कुल सेम सीधी रह रही, मतलब इसकी वैल्यू प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो रही, कितनी है 8.314, तो ये कौन सी गैस हुई, आइडियल गैस, कि इसकी वैल्यू जो है आर की प्रेशर के साथ चेंज नहीं हो रही। पर हमने बाद में कुछ एक आइडियल गैस को छोड़ के एक रियल गैस ली और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, एक बार T1 टेम्परेचर रख के प्रेशर चेंज किया, एक बार T2 टेम्परेचर रख के प्रेशर चेंज किया और एक बार T3 टेम्परेचर रख के प्रेशर चेंज किया, और ये वेरिएशन था, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा था, T3 वाला। और जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि T3 ज्यादा है, T1 ज्यादा, सॉरी T1 ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T3। हमने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू किया। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज करना शुरू किया तो T1 वाला गैस जो है उसकी R की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है, T2 टेम्परेचर वाली गैस की R की वैल्यू ऐसे चेंज हो रही है, T3 की ऐसे चेंज हो रही है। तो इसका मतलब रियल गैस की R की वैल्यू हर एक प्रेशर पे या हर एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट नहीं होती। कम डेविएशन कब शो कर रहा है, किस केस में डेविएशन कम है, T1 टेम्परेचर वाले केस में डेविएशन कम है ना, R की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू उससे कम डेविएट हो रही है। दूसरा, स्टार्टिंग में वैल्यूज क्या थी, सेम थी, उसके बाद तो चेंज आना शुरू हो गया ना। जब प्रेशर स्टार्टिंग में कम था तब डेविएशन क्या है, कम है, उसके बाद तो डेविएशन क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो गई। पहले क्या थी, कम थी, उसके बाद उनकी आर की वैल्यू क्या होनी शुरू होगी, ज्यादा होनी शुरू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब रियल गैस जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह। दूसरा कब, जब प्रेशर क्या होएगा, लोअर। तो दिस इज द कंडीशन, एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल। तो आपको ये पेपर में पूछा जाता है कि कब जो है वो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। तो ये याद रखना, कंडीशन एट हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। क्लियर, ग्राफ से पता लग रहा है ना कि जब टेम्परेचर ज्यादा है उसकी डेविएशन कम हो रही है, और लोअर प्रेशर पे रीजन पे देखो ये क्या है, इनकी वैल्यूज क्या है, पास पास। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बच्चों, देखो अब क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं के बेस पे, जो अभी आपने लॉस किए हैं इन्हीं के बेस पे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जैसे एयर इज फिल्ड इन कंटेनर एट 333 केल्विन,
इतने टेम्परेचर पे कंटेनर में एयर फिल की है, कैलकुलेट द टेम्परेचर अप टू विच इट शुड बी हीटेड सो दैट 1/3 ऑफ एयर में एस्केप आउट ऑफ वेसल। हमें ये बोला गया कि बताओ कितने टेम्परेचर पे गैस जो है वो कितना एस्केप कर जाए, 1/3 ऑफ एयर जो है वो वेसल में से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। ये हमें बोला गया। तो ध्यान से समझना, देखो पहले एक कंटेनर में यहां तक एयर थी, ये सारी एयर को शो कर रहे हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, 33 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम हमने मान ली V1, ठीक है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर ये चीज। उसके बाद उसने क्या बोला कि कितना टेम्परेचर, कितना हीट करे ना उसको, मतलब कितना टेम्परेचर राइज हो जाए, ये पूछा गया हमें। तो हमने T2 निकालना है इस क्वेश्चन कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाए सो दैट कितनी एयर एस्केप हो जाए, 1/3। अब मुझे ये बताओ फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी। देखो बच्चों 1/3 जो है एयर एस्केप हो गई। अब एयर एस्केप हुई है तो उसकी वॉल्यूम बड़ी होगी तभी एस्केप हुई। जब तक उसकी वॉल्यूम V1 थी तब तक वो कंटेनर के अंदर था, ठीक है ना। कंटेनर के अंदर कितनी एयर है, V1। अब कितनी एयर बाहर चले गई, 1/3 बाहर चलेगी। कंटेनर के अंदर अभी भी कितनी होगी, V1, क्योंकि कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, V1, और 1/3 बाहर चले गई। तो एयर मतलब एयर की वॉल्यूम बड़ी होगी ना, तभी V1 अंदर रही और 1/3 ऑफ V1 कहां चले गई, बाहर चले गई। तो मतलब हीट करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, एक तो कंटेनर के अंदर पड़ी है V1 और एक 1/3 जो है वो कहां चले गई है, बाहर चले गई है। तो टोटल वॉल्यूम जो है हीट करने के बाद इतनी हो चुकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्या करते हो, V2 1/3 ऑफ V1 कर देते हो कि 1/3 बाहर चलेगी, इतनी वॉल्यूम होगी। 1/3 बाहर क्यों निकली है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है। कंटेनर के अंदर सिर्फ कितनी वॉल्यूम आ सकती थी, V1, जितनी एक्स्ट्रा बड़ी थी वो बाहर चले गई। तो टोटल कितनी हो गई, V1 + 1/3 ऑफ V1। कितनी हो गई ये बच्चों, ये हो गई आपकी 3 + 4 V1/3। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गई, ठीक है। अब आपके पास देखो प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही कंसीडर कर रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, T, यही था ना रिलेशन। तो हम क्या बोलेंगे, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। इनकी रेशियो करोगे V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 इज इक्वल टू T1 × V2/V1। T1 की जगह 333, V2 की जगह कितना आ गया 4V1/3, नीचे V1, V1 से V1 कैंसिल, ये 1 1 1, कितना आंसर आ गया 444 केल्विन। Is it clear? Note it down. Now look at this question, very important NCERT question. An air bubble of volume 1 cm³ rises from bottom of lake 40 meter deep at a temperature of 12 degree Celsius. तो क्वेश्चन क्या है कि एक एयर बबल कहां से राइज हुआ है, राइज हुआ बॉटम ऑफ द लेक। कितना डीप है लेक, 40 मीटर। तो अगर ये एक लेक है तो इसकी डेप्थ कितनी बोली गई है, 40 मीटर, ठीक है। कितनी थी वॉल्यूम बबल की इनिशियली, यहाँ पे था बबल। तो इनिशियली जो वॉल्यूम थी बच्चों दैट इज 1 cm³। अगर मीटर में लिखे तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर में इतने 10⁻⁻²। क्यूब था तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉटम पे था वो, कितनी डीप है 40 मीटर। कितने टेम्परेचर पे है, तो T1 हमें गिवन है 12 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्टेड इनटू केल्विन 273, कितना आ गया ये 285 केल्विन, ये चीज आ गई। अब यहां पे देखिए 40 मीटर डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा। फ्लूइड्स में आप पढ़ के आए ना कि प्रेशर एट एनी डेप्थ किसके इक्वल होता है, ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, ऊपर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो PA + H ρg, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर है ना ये चीज। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1.013 × 10⁵ हाइट कितनी है बच्चों 40। अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000, कितनी 1000 kg/m³। तो यहाँ पे आ गया 1000 और g की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। इसका सॉल्व करो बच्चों, ये आ गया आपका P1, फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आता है, फटाफट 5.013 × 10⁵. क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये 5 पावर होगी 1 2 3 4 5, पावर कॉमन निकल जाएगी, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 1.013, आंसर आ गया 5.013। तो आपके पास P1 भी आ गया।
अब देखो उसने बबल की वॉल्यूम कहां पूछी है आपको, बबल की वॉल्यूम यहां पूछी है, यहां सरफेस पे। तो अब सरफेस हो गया आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज पे P2 प्रेशर कितना होगा, ऊपर तो सिर्फ कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P2 किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1.013 into 10⁵ बच्चों। उसके बाद T2 कितना होगा, इसने कितना टेम्परेचर लिखा है, देखो क्वेश्चन में बोला ना, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो व्हेन इट रीच टू द सरफेस which is at a temperature of 35 डिग्री सेल्सियस। तो सरफेस पे टेम्परेचर है बच्चों 35 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ गया, 35 प्लस 273, कितना हो गया ये, दिस इज 308 केल्विन। ठीक है जी। अब निकालना क्या आपने यहाँ पे वॉल्यूम, तो V2 निकालना। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएगा क्या, बबल के, बबल के अंदर एयर है, नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, नहीं होंगे। क्या आर चेंज होगा, नहीं होगा। हम इक्वेशन यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, गैस इक्वेशन, पीवी बाई टी इज इक्वल टू एनआर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, मतलब पीवी बाई टी दोनों स्टेजेस में क्या रहेंगे, कांस्टेंट। मतलब हम लिख सकते हैं कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज और यहां से क्या निकल जाएगा आपका V2। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है, नोट करिए। Now look at this question, NCERT question again. Estimate the total number of molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapors and other constituents in room of capacity 25 meter cube at a temperature 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. रूम में गैसेस होंगी, वो सारी गैसेस को इंक्लूड करके कहते बताओ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स बताने। तो आपको पता है कि भी पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी, ये होता है ना। अब देखो प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, आर गिवन है, आर तो पता ही है, टेम्परेचर गिवन है, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल से हम क्या टोटल नंबर्स निकाल सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, निकाल सकते हो। आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या होता है, गिवन मॉलिक्यूल्स ओवर अवोगाड्रो नंबर। बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि नंबर ऑफ मोल्स जो निकलेंगे वो मिक्सिंग के निकलेंगे, फिर वो मिक्सिंग के निकलेंगे, और हमें भी पूछा गया मिक्सिंग के। तो आप वैसे करोगे वैसे भी आंसर आ सकता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे करो, पीवी इज इक्वल टू एन, आपको पता है ना कि यहाँ पे जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था वो किसके इक्वल आया था, आर इंटू एन, ये चीज आया था ना। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, के बी इंटू एन, ये चीज आ गई सीधे ही। वो टाइम बच जाएगा, करना वहां पे भी यही था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। उसके बाद क्या करना था, पहले स्टेप में आप क्या करते, नंबर ऑफ मोल्स निकालते, पहले इसको फाइंड करते। उसके बाद आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मॉलिक्यूल्स ओवर अवोगाड्रो नंबर। उसके बाद एन क्या आ जाता है आपका, स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, ये चीज आ जाती है। अब यही चीज को मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, कैसे, देखो मैंने आर की जगह क्या लिख दिया, के बी इंटू एन ए, यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या आ गया, के बी एवोगाड्रो नंबर इनटू टी, ये चीज आ गया। यहां से n इंटू कैपिटल एन ए की वैल्यू क्या आ गई, पीवी बाय के बी टी। तो ये n इंटू कैपिटल एन ए क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन रूम। टाइम कंज्यूमिंग कम है ना ये, नहीं तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते, फिर उसका फॉर्मूला लगाते, गिवन मॉलिक्यूल्स ओवर अवोगाड्रो नंबर, फिर वहां से मॉलिक्यूल्स निकालते। इससे बेटर है कि इसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करो, हमारा काम और इजी हो गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक मतलब 1.013 into 10⁵, वॉल्यूम कितनी गिवन है 25 मीटर क्यूब, केबी की वैल्यू कितनी थी 1.38 into 10⁻⁻23, और टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, किसमें लेना है केल्विन में, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 273, कितना हो गया 300। अब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा आंसर, इतना आप काम कर सकते हो, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। लुक एट दिस क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 100 किलो पास्कल एंड मास 0.76 ग्राम। मिक्सचर है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का, कितनी वॉल्यूम है मिक्सचर की 2000 सेंटीमीटर क्यूब, इसको करो चेंज मीटर क्यूब में, क्या आ जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये चीज आ गई। उसके बाद टेम्परेचर गिवन है आपको सीधा 300 केल्विन, प्रेशर है आपका 100 किलो पास्कल, पास्कल में कन्वर्ट करिए 10⁻³ पास्कल, ये चीज आ गई। उसके बाद टोटल मास जो गिवन है आपको मिक्सचर का मास गिवन है आपको 0.76 ग्राम। क्लियर है ये चीज। अब आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन द मिक्सचर। आपसे इसकी रेशियो पूछी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हम लेट कर लेते हैं कि लेट
N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और N2 क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मिक्सचर में। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, उसके लिए देखो ये जो सिनेरियो दिया है आपको, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मिक्सचर का दिया है, तो हम मिक्सचर पे लगा देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब मिक्सचर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, क्या बनेगा, PV इज इक्वल टू nRT, ये चीज आएगा ना। यहां पे n क्या होएगा, टोटल मोल्स जब मिक्स कर दिए, मतलब यहां पे जो n है बच्चों विच इज इक्वल टू N1 प्लस N2, तो यहां से पहले n निकाल देते हैं। n क्या आएगा, n इज PV बाय RT, यहां सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। P इज योर 100 into 10 raised to power 3, वॉल्यूम इज 2000 into 10 raised to power -6, नीचे R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। फटाफट इसे सॉल्व करके बताइए कि स्मॉल m की वैल्यू कितनी आती है। हरी इसका आंसर आएगा बच्चों 0.08। जब हम इसे सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.08। तो आपके पास अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितना, N1 प्लस N2 आ गया बच्चों 0.08। हमें तो रेशो चाहिए, रेशो के लिए N1 की वैल्यू भी चाहिए और N2 की वैल्यू भी चाहिए। दो वेरिएबल्स हैं तो दो ही इक्वेशन चाहिए ना, हमारे पास तो एक ही इक्वेशन आई है, ये वाली। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास मास ऑफ मिक्सचर है ना, मास ऑफ मिक्सचर कितना है 0.76 ग्राम, जिसमें किस किस का मास आएगा, जिसमें मास आएगा बच्चों मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, दोनों का मिला के मास कितना आ गया 0.76। अब आप क्या हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हो, गिवन मास कि कितना मास है हाइड्रोजन का, ये गिवन मास है मॉलिक्यूलर नहीं, तो गिवन मास कैसे निकलेगा, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, ये होता है ना। तो आप गिवन मास कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं हमारे पास N1, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने N2, और मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 32 इक्वल टू 0.76। देखो ये जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं ये किसमें होते हैं, ग्राम्स में होते हैं, और हमारे पास मिक्सचर का मास भी किसमें था, ग्राम में ही था, इसलिए मैंने मासेस को चेंज नहीं किया, ठीक है। अब यहां से आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ गई। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल, सॉल्व करो, N1 N2 निकाल दो और बाद में क्या कर दो, रेशियो निकाल देना N1 बाय N2। इतना काम अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है, तो नोट इट डाउन। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई नीट में भी पूछा जा सकता है और आपको स्कूल के पेपर्स में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम क्या है सेम, दो कंटेनर है, एक को V1 मान लिया, एक को V2 मान लिया, दोनों की वॉल्यूम क्या है सेम, तो V के इक्वल कर, कंटेन द सेम गैस, सेम ही गैस पड़ी है, एक का प्रेशर कितना है P1, दूसरे का प्रेशर क्या है P2, एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ये पहला सिस्टम V1 T1 T1, ये दूसरा सिस्टम P2 V2 एंड T2, V1 V2 क्या है इक्वल। ऑन ज्वाइनिंग द वेसल, ये क्वेश्चन ज्वाइनिंग के होंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल गया ना कि दो वेसल हैं, उनका इंडिविजुअल सब कुछ दिया, उसके बाद ज्वाइन कर दिया, तो यही अप्रोच लगनी है जो मैं इस क्वेश्चन पे लगाऊंगा। आपने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, गैस रीचेस टू अ कॉमन प्रेशर P एंड कॉमन टेम्परेचर T। गैस का एक कॉमन प्रेशर हो गया और एक कॉमन क्या हो गया, टेम्परेचर। ऑब्वियस है ना बच्चों, जब दो गैसेस मिक्स हो जाएंगी तो उनका एक पर्टिकुलर कॉमन प्रेशर हो जाएगा हर बार, एक पर्टिकुलर कॉमन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो मिक्स करने के बाद कॉमन प्रेशर P, कॉमन टेम्परेचर T, और आपसे क्या पूछा है, रेशो बता दीजिए P बाई T। अब रेशो में आप लोगों ने क्या करना है, देखो आपने लगाना है यहाँ पे मोल कंजर्वेशन। मोल कंजर्वेशन क्या है, देखो मिक्स होने से पहले भी नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे और मिक्स होने के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब क्या है, पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, सम कर दो उनका, कंबाइन नंबर ऑफ मोल्स पहले कितने थे, N1 प्लस N2 लिख देते हैं, बाद में कितने होंगे N1 डैश प्लस N2 डैश, ये लिख दिया, पर सम तो क्या रहेगा, सेम ही रहना है, सम तो सेम ही रहना है ना ये चीज, तो इक्वल कर दिया। अब पहले नंबर ऑफ मोल्स इसके कैसे निकलेंगे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, क्या आएगा P1 V1 बाय R T1, इसका क्या आएगा P2 V2 बाय R T2, ये चीज आ गई। अब आपने निकालना है मिक्सचर्स का, गैस के मिक्सचर्स का निकालना, मिक्स हो गया ना। अब मिक्सचर का कैसे निकलेगा, देखो N1 डैश कैसे निकलेगा, यहां पे
P1, या सीधा देखो इसको आप ऐसे ही कर दो, ये ज्यादा इजी रहेगा। आप यहां पे गैस पे कंबाइंड नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए, ये मिक्सचर के, सीधा मिक्सचर के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स का सम करो और मिक्सचर का सम करो, सेम ही आएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होने नहीं। ठीक है, तो मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? देखो मिक्सचर का प्रेशर कितना है P, मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू सेम, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है T। ये चीज क्लियर है ना? तो इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स का सम और मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल्स का सम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर होगी ये चीज? ठीक है, अब यहां से निकाल दो जो उसने पूछा। देखो ये R और R कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P1, V1 और V2 दोनों इक्वल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे V, यहाँ पे भी क्या आ गया V, नीचे T1, यहाँ पे क्या आ गया T2, इस तरफ T, V1 प्लस V2 दोनों सेम है, V प्लस V कितना हो गया 2V, नीचे क्या आ गया T, ये चीज आ गई। अगले स्टेप में V कॉमन निकल के इसके साथ कट जाएगा, तो कॉमन निकाल के ये काट देना यहां से, तो P1 बाय T1 प्लस P2 बाय T2 इज इक्वल टू 2 इंटू P बाय T। क्या पूछा था? प्रेशर और टेम्परेचर की रेशियो ही पूछी थी। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसकी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो P1 T2 प्लस P2 T1 बाय T1 T2, सो दिस इज द आंसर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मिक्सचर्स बन गए, पहले इंडिविजुअल रखे थे बाद में मिक्स कर दिए, यही अप्रोच लगा। क्लियर हो गया ये चीज कि इंडिविजुअल के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो, इक्वल टू किसके हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर के। नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट है बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स, जिसके बेस पे ये थ्योरी बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं कि पोस्टुलेट्स लिखी। तो स्टार्ट करते हैं पहले पोस्टुलेट से। ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, these molecules are rigid elastic spheres identical in all respects for a given gas and different for different gases। क्या मतलब है इसका? सारे गैसेस मॉलिक्यूल से बनी है कहते हैं। उसके बाद क्या बोल दिया? मॉलिक्यूल्स रिजिड है, जिसकी शेप चेंज नहीं होगी, इलास्टिक स्फीयर्स है, स्फीयर की शेप में है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर गिवन गैस। अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उठा लो तो वो सारे आइडेंटिकल होंगे, मतलब आप उनमें अलग अलग नहीं कर सकते कि ये मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है। अलग अलग का मतलब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, सारे एक जैसे होंगे और डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट होंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग अलग होगा। ठीक है, उसके बाद द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड विद द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। गैसेस में जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उनके बीच का डिस्टेंस और मॉलिक्यूल का साइज, उनमें कंपैरिजन ही नहीं है। मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, चलते ही जाएंगे रुकेंगे नहीं। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब ये मूव करेंगे या तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे या किसके साथ टकराएंगे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उसके बाद the collisions are perfectly elastic and there are no force of attraction between the molecules। collision कैसे होंगे? elastic collision मतलब momentum conserved and kinetic energy भी क्या रहेगी? conserved रहेगी। और क्या बोल रहा है? there are no force of attraction between the molecules। molecule के बीच में intermolecular attraction इसमें नहीं होगी। between the collision a molecule move in a straight path with uniform velocity। collision होने के बाद जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगले कोलिजन के लिए जाएगा। मतलब कोलिजन के बीच में ये कोलिजन हुआ, उसके बाद ये आगे जा रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। फिर अगले के साथ टकराएगा, फिर आगे जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, फटाफट हो रहे हैं कोलिजन्स, ये नहीं कि बहुत टाइम के बाद कोलिजन होते हैं, फटाफट कोलिजन चलते जा रहे हैं। क्लियर ये चीज? अब नेक्स्ट देखिए एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। The only one important derivation of this chapter, जो बड़ी डेरिवेशन है जिसको 5 मार्क्स क्वेश्चन बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इकलौती ऐसी डेरिवेशन है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगी। आपको पता है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे, वॉल के साथ टकराएंगे, उनका कोलिजन होगा तो वो वॉल्स पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगेगी तो वॉल की जो हमारे कंटेनर की वॉल्स है उस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। तो वही निकालना है हमने कि कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगी गैस। उसके लिए हमने यहां पे कुछ कंसीडरेशन की है पहले, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट n बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस।
इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल एन। या आप स्मॉल एन को क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन को लिख सकते हो आप कैपिटल एन बाई वी, वेयर कैपिटल एन क्या है आपके, वेयर कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और वी क्या है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम। तो ये टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपकी वी हो गई, और हमारे कैपिटल एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद लेट एम जो है मास ऑफ क्या हो गया, ईच मॉलिक्यूल, हर एक का मास कितना हो गया, स्मॉल एम। तो गैस का मास कितना हो गया, मुझे ये बताओ, गैस में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैपिटल एन, एक का मास कितना है, स्मॉल एम, तो टोटल गैस का मास कितना होगा, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम। तो दिस इज द मास ऑफ टोटल गैस। ये चीज क्लियर होगी, ये स्टार्टिंग में कुछ कंसिडरेशंस हमने पहले की। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया, ठीक है, कंसीडर अ मॉलिक्यूल जो कितनी स्पीड से जा रहा है, यहां पे लिख दिया हमने, जो जा रहा है Vx, Vy, Vz, तो ये इसकी स्पीड लिख दी हमने। एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया है जो वॉल की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड के साथ, Vx, Vy, Vz, तो ये कंपोनेंट लिखे, मतलब अगर वो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो उसके कंपोनेंट हो गए Vx i कैप, Vy j कैप एंड तीसरा Vz k। ये क्या, उसके बाद ये गया तो वॉल के साथ ये टकराया, टकराने के बाद देखो ये ऐसे जा रहा था, देखो इस तरह ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, टकराने के बाद ये ऐसे ही गया इस तरह। तो देखिए कौन सी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्टार्टिंग करते हैं x की, x में ये पहले इधर आ रहा था, उसके बाद इधर चला गया, तो x की डायरेक्शन बदल गई ना। कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन बदली है। तो Vx का कंपोनेंट बाद में क्या हो गया, टकराने के बाद माइनस Vx, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई है, मोशन की बदल गई है, ठीक है। तो ये था बिफोर कोलिजन। आप प्रॉपर लाइन लिखोगे कि हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया जो वॉल से कोलिजन होने से पहले कितनी स्पीड से जा रहा था, Vx, Vy, Vz। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो क्या बन गई, x का कंपोनेंट क्या बन गया, माइनस Vx। y का कंपोनेंट देखते हैं, ये आया था ऐसे, ये टकराया, टकराने के बाद ये किधर जा रहा है, नीचे, तो क्या y का कंपोनेंट चेंज हुआ, नहीं हुआ, पहले भी किधर आ रहा था, नीचे, टकराने के बाद भी किधर जा रहा है, नीचे, तो y का कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया। क्या z में आया, पहले देखो, पहले किधर आ रहा था, ये आगे की तरफ जा रहा था, टकराने के बाद भी किधर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना आगे की तरफ, तो z भी नहीं चेंज हो रहा, तो z भी ऐसे, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ है, x का। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हुआ है तो इसका मतलब मोमेंटम भी चेंज जरूर हुआ होगा। तो हम ये देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये चीज आ गई। मोमेंटम कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है हर एक मॉलिक्यूल का, स्मॉल एम, और वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है तो मोमेंटम के भी 3 कंपोनेंट आएंगे। तो फाइनल में पहले कंपोनेंट आएगा m, माइनस में Vx है तो क्या आ गया, माइनस mVx प्लस mVy प्लस mVz, ये आ गया हमारा फाइनल। फिर माइनस इनिशियल की बात करें क्या आएगा, mVx प्लस mVy प्लस mVz, ये चीज आ गई, ठीक है जी। अब ये माइनस साइन ओपन होगा तो यहां पे देखिए माइनस mVx प्लस mVy प्लस mVz, ये आ गया माइनस mVx माइनस mVy माइनस mVz, ये देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों माइनस में है तो क्या आ गया, माइनस 2mVx। तो वॉल के साथ टकराने से एक मॉलिक्यूल का कितना मोमेंटम चेंज हो गया, माइनस 2mVx। क्लियर हो गया, क्यों मोमेंटम चेंज हुआ, क्योंकि वॉल ने मॉलिक्यूल पे क्या लगाई है, फोर्स लगाई है ना, फोर्स। अब देखिए अगर वॉल ने मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाई है तो उतनी ही फोर्स मॉलिक्यूल किस पे लगाएगा, वॉल पे, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अगर देखो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे ना, जितनी फोर्स वॉल ने लगाई उतनी फोर्स किसने लगाई, मॉलिक्यूल ने। तो अगर मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ है तो वॉल का मोमेंटम भी चेंज होगा, इक्वल बट ऑपोजिट, मतलब क्या होएगा, मैग्नीट्यूड 2mVx, ये नेगेटिव में है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर मोमेंटम चेंज ऑफ वॉल बाय वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने किया ना, तो बाय
वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू +2mvx। क्लियर हुआ ये चीज? तो एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन कर रहा है उसके साथ, तो उसने कोलिजन में, एक कोलिजन में उसने कितना मोमेंटम चेंज कर दिया वॉल का? 2mvx। अब क्या एक ही कोलिजन होगा? नहीं, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे। अब बहुत सारे कोलिजन्स होंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वॉल का बहुत सारा मोमेंटम चेंज होगा। तो अब हम वही देखेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स कितने टाइम में जाके इस वॉल के साथ टकराए। क्लियर है ये चीज? तो पहले इतना नोट करें। अब हम एक छोटा सा टाइम कंसीडर करते हैं, डेल्टा टी टाइम। हम ये देखेंगे कि उस डेल्टा टी टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ जाके टकराए। क्लियर है ये चीज? अब आप इसमें थोड़ी सी इमेजिनेशन करो। मान लो कि ये वॉल है और मैं मॉलिक्यूल, मैं इधर कितनी स्पीड से जा रहा हूं? vx की स्पीड से जा रहा हूं ना टकराने। तो उस vx को कंसीडर कर लेते हैं हम 2 मीटर पर सेकेंड। ये वॉल है, यहां पे ये वॉल है, ये मैं हूं, मेरी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये चीज? अब सपोज करो मैंने 2 सेकंड का टाइम दिया कि 2 सेकंड में वॉल के साथ टकराना। तो 2 सेकंड में मैं कितना डिस्टेंस कवर कर सकता हूं? मेरी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए ट्रेवल करना है? 2 सेकंड। तो कितना डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 4। तो मतलब अगर मेरा डिस्टेंस, ये वॉल है, 4 मीटर या 4 मीटर से कम होगा तो मैं इस दीवार से टकरा जाऊंगा, अदरवाइज मैं दीवार से टकरा नहीं पाऊंगा। यही चीज होगी ना? मतलब 2 सेकेंड्स में अगर मेरा डिस्टेंस वॉल से 4 मीटर हुआ या 4 मीटर से कम हुआ तो मैं वॉल के साथ टकरा जाऊंगा। अगर ज्यादा हुआ तो मैं वॉल के साथ 2 सेकेंड्स में नहीं टकरा पाऊंगा। यही चीज है ना? क्लियर हुआ? यही चीज हम यहां पे मानेंगे। हमने कहा कि लेट इन टाइम डेल्टा टी, एक हमने टाइम कंसीडर किया डेल्टा टी, ओनली those molecules will collide with wall of container whose distance from wall is less than or equal to, कितना डिस्टेंस हो, कितनी स्पीड से जा रहे हैं? vx। कितना टाइम है? डेल्टा टी। तो जिनका डिस्टेंस vx इंटू डेल्टा टी के इक्वल या उससे कम होगा वो जाके क्या कर जाएंगे? टकरा जाएंगे। ठीक है? तो इक्वल टू vx डेल्टा टी। इतनी चीज क्लियर हो गई? समझ लगी ये चीज? मान लो यहां से लेके यहां तक है वो डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के अंदर अंदर। अब इतने डिस्टेंस के अंदर अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हमारे पास ये लेंथ आई है, इधर एरिया भी तो है, इसमें भी तो होंगे कितने सारे। ये तो एक मॉलिक्यूल इस लाइन में है, ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी। तो अब कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमने ये कंसीडर कर दिया कि यहां से लेके दिस, यहां से लेके दिस, यहां तक, ये है हमारा डिस्टेंस vx डेल्टा टी। तो इस इतने पोर्शन ऑफ क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? एरिया इंटू लेंथ। यही है ना क्यूब के फॉर्मूला। एरिया किसका? हम मान लेते हैं कि इस फेस का एरिया कितना है? a, और लेंथ कितनी हो गई? vx डेल्टा टी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑल दोज मॉलिक्यूल्स विच लाइज इन वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम हो गई? एरिया इंटू लेंथ vx डेल्टा टी। a ये मल्टीप्लाई का साइन है, a इंटू vx डेल्टा टी। जो इतने वॉल्यूम के बीच में मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल कोलाइड्स विद वॉल। ये चीज होगी। अब ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, वो कैसे निकलेगा? आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में स्टार्टिंग में हमने क्या लेट किया है कि n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? स्मॉल n। हमारी कितनी वॉल्यूम है? a vx डेल्टा टी। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कैसे निकलेगा? स्मॉल n इंटू a vx डेल्टा टी। तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस वॉल्यूम में। अब ये भी सोचने वाली बात है कि क्या पता उनमें से कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हो
या कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरफ जा रहे हैं। सारे तो नहीं कि वॉल के साथ टकराने जा रहे हैं। अब सपोज करो मैं हूं इसके अंदर पर मैं जा इधर रहा हूं, तो मैं तो टकराऊंगा ही नहीं। तो ऑन एवरेज हमने ये मान लिया कि 50% टकरा रहे हैं, 50% नहीं टकरा रहे। ठीक है, तो हम यहां पे वो भी लाइन लिख देंगे कि ऑन एवरेज 50% ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड द वॉल। सो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए फिर? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल इन टाइम डेल्टा टी कितने हो गए? हाफ। 50% मतलब हाफ हो गए, हाफ इंटू एन ए वी एक्स डेल्टा टी। तो ये एक चीज समझ लगी जो मैंने लिखी यहां पे, समझ लग गया कि कैसे लिखा कि इतने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। अब एक मॉलिक्यूल जब वॉल के साथ टकराता था तो वो उसका कितना मोमेंटम चेंज कर रहा था? 2mvx। हमारे कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं ये जो अभी निकाले, तो टोटल मोमेंटम चेंज ऑफ वॉल कैसे निकलेगा? एक मॉलिक्यूल कितना चेंज कर रहा था? 2mvx। और हमारे कितने मॉलिक्यूल्स आए? हमारे आए हैं हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी। तो हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया ये? एन ए बी एक्स स्क्वायर, एक साथ में m, और ये क्या आ गया? डेल्टा टी। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम। हमने निकालना है प्रेशर। प्रेशर निकलेगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कैसे निकलेगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का चेंज आ गया। अब फोर्स निकालनी है तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल वो कैसे निकलेगी? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पे जब आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड करोगे, डेल्टा टी खत्म, क्या आ गया? एन ए, ये एम भी हाथ में लिख दिया, एन एम ए वी एक्स स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल, ये क्या बन गया आपका? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया के साथ डिवाइड कर देंगे तो बचेगा एन एम वी एक्स का स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। अब इसमें देखिए Vx आ रहा है, मतलब x कंपोनेंट आ रहा है, और आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट नहीं मिलेगा, आपको टोटली मिलनी है वेलोसिटी। तो अब मैं इस कंपोनेंट को टोटल में लिखूंगा। वो कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले तो देखो ये एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी, अब सारों की वेलोसिटी x में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम Vx को रिप्लेस करेंगे एवरेज वैल्यू के साथ, कि सभी की x की वैल्यू को मीन करके एवरेज निकाल दिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस Vx स्क्वायर बाय एवरेज स्क्वायर वैल्यू विच इज Vx बार का स्क्वायर। तो क्या बन गया? प्रेशर nm Vx बार का स्क्वायर। तो एवरेज वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया पहले। अब मैंने यहां पे प्रॉपर पूरी वॉल्यूम लेके आ गई है। उसके लिए सिंस गैस इज आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि हर एक डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम। मतलब क्या है कि Vx बार का स्क्वायर, Vy बार का स्क्वायर और Vz बार का स्क्वायर क्या रहेगा? सेम। x में भी उतनी एवरेज होगी, y में भी उतनी एवरेज वेलोसिटी होगी, और z में भी उतनी ही एवरेज वेलोसिटी होगी। इसलिए ये तीनों क्या कर दिए हमने? इक्वल। क्लियर? अब यहां से हम प्रॉपर पूरी वेलोसिटी कैसे लाएंगे वो देखो। v क्या था? v इज Vx i कैप, Vy इज j कैप, Vz k कैप, ये था ना। ये एवरेज करनी है तो यहां भी एवरेज एवरेज एवरेज। मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर इज इक्वल टू Vx बार का स्क्वायर प्लस Vy बार का स्क्वायर प्लस Vz बार का स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब तीनों क्या है? इक्वल है ना, तो रिप्लेस मार दूं Vy Vz को Vx के साथ, क्या बन जाएगा? ये 3 टाइम्स Vx बार का स्क्वायर, ये चीज आ गई। यहां से Vx बार का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1/3 ऑफ V बार का स्क्वायर। तो रिप्लेस मार दिया यहां पे मैंने Vx बार को किसके साथ? nm V बार का स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। और साथ में क्या आ गया? 1/3। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है? देखिए आप प्रेशर को, ये देखना ये nm किस में रिप्लेस होगा। अभी डिटेल में करूंगा nm को रिप्लेस, आगे nm को सीधा रिप्लेस मारूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना nm को कैसे रिप्लेस कर रहा हूं। n क्या था? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय
टोटल वॉल्यूम, ये था ना, स्मॉल एम ऐसे चल, ये v बार का स्क्वायर। उसके बाद 1/3, ये n इंटू एम क्या आ गया, टोटल मास ऑफ गैस, तो यहां पे m बाय v बार स्क्वायर, ये चीज आ गई। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस, तो क्या बन गया 1/3 रो v बार स्क्वायर। सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला 1/3 रो v बार का स्क्वायर। तो यहां पे आपकी ये डेरिवेशन होगी स्मार्ट। क्लियर? ये छोटा सा एक रिलेशन है बच्चों, प्रेशर एंड एवरेज किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो देखो प्रेशर का आपके पास फॉर्मूला आ गया था 1/3 रो v बार का स्क्वायर, और आपको पता है कि किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ। ये किनेटिक एनर्जी किसकी है, पूरी गैस की, पूरी गैस की किनेटिक एनर्जी है, तो मास पूरी गैस का लोगे कैपिटल एम, और यहां पे ये क्या आ गया v बार का स्क्वायर। अब क्योंकि बच्चों हमने स्पीड का क्या लिया था, एवरेज स्पीड लिया था, तो ये किनेटिक एनर्जी भी क्या आई, एवरेज किनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया ये चीज? तो दिस इज एवरेज किनेटिक एनर्जी। यहां पे देखिए अब किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला गया है आपको, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। जब मैंने इसको डिवाइड किया वॉल्यूम के साथ, तो इसको मैंने लिख दिया E डैश, लिख दिया मैंने कि पता लग जाए E डैश इज किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दो, मास अपॉन वॉल्यूम v बार स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी, तो 1/2 रो v बार का स्क्वायर। दिस इज प्रेशर, दिस इज किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मारो इसको डिवाइड, तो E डैश बाय P किसके इक्वल आ गया, 1/2 रो v बार स्क्वायर बाय 1/3 रो v बार स्क्वायर, ये कैंसिल, तो E डैश बाय P किसके इक्वल आ गया, यहां से 3/2, तो यहां से P क्या आ गया, 2/3 ऑफ E डैश। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शो करो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। देखो नेक्स्ट है बच्चों किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे आपको किनेटिक एनर्जी के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो उसके लिए देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर 1 मोल ऑफ गैस, आइडियल गैस ले लेते हैं, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, मतलब n हो गया आपका 1, ठीक है? प्रेशर से शुरू करेंगे, प्रेशर इज 1/3 रो v बार स्क्वायर, रो को क्या लिख सकते हो, कैपिटल M बाय v। अब देखिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, तो मास की जगह यहां पे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास, जिसको मैंने क्या लिख दिया, m। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, क्योंकि एक मोल का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? तो mo साथ में क्या आ गया, v बार का स्क्वायर, ये चीज आ गई। ये v जो वॉल्यूम वाला v है, ये मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो pv इज इक्वल टू 1/3 m v बार का स्क्वायर, ये चीज आ गई। उसके बाद pv किसके इक्वल होता है, nRT, और n कितना है, 1, तो pv आ गया यहाँ पे RT के इक्वल। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 1/3 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ ही डिवाइड कर दिया। क्लियर? ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने किनेटिक एनर्जी को इंक्लूड करना था यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये हाफ m v बार स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बच्चों किनेटिक एनर्जी के, जिसको हमने E लिख दिया। यहाँ पे E क्या है, E इज किनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है? 1 मोल ऑफ गैस की किनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास आपका 1 मोल का है। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे अब ये RT आ गया, यहां से E की वैल्यू कितनी आ गई, E आ गया बच्चों 3/2 RT। मतलब अगर आपने कभी भी किनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस निकालनी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3/2 RT के। क्लियर ये चीज? और वही बच्चों अगर मैं आपको बोलूं एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल निकाल के दो मुझे, पर यूनिट मॉलिक्यूल, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, तो आप क्या करोगे, आप किनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल E बार लिख दिया मैंने उसको, टोटल E थी, 1 मोल की थी, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो 1 मॉलिक्यूल की कैसे निकलेगी, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो यहां पे कर दीजिए 3/2 RT by NA। व्हाट इज दिस, R by NA, KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो दिस इज 3/2 kBT। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो अगर आपसे किनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल जैसे बोल दिए कि एक मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी निकालिए, तो फॉर्मूला हुआ 3/2 kBT, और अगर आपको 1 मोल की बोला तो फॉर्मूला हो गया 3/2 RT। अब यहां से कंसेप्ट सीखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं,
यहीं से सीख हो जाएगा। देखो पहले हम निकालते हैं ई क्या थी 3/2 RT। ये ई क्या है किनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, ठीक है। तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया 1/2, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 टोटल मास, साथ में क्या आ गया v बार का स्क्वायर, ये चीज आ गई, यहां से ये कैंसिल, तो v बार का स्क्वायर क्या आ गया 3RT/m, ये चीज आ गई बच्चों। अब देखो इसका नाम क्या था, इसका नाम था एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि ये एवरेज किया था हमने किसका स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, मैं रूट कर दूं तो क्या बन जाएगा वो रूट, एवरेज को मीन भी बोलते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो स्क्वायर रूट लोगे तो v बार का स्क्वायर का जब रूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा रूट मीन square velocity. So this is VRMS, which is what? Which is root of mean square velocity. तो जब आप रूट करोगे तो क्या आ जाएगा रूट 3RT/m. So this is the formula to calculate root mean square velocity. और यहाँ पे जो मास आता है, यहाँ पे जो मास आता है ये वाला, ये मॉलिक्यूलर मास है ना, क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है, तो नीचे क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास। ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। अब देखो ये किसकी निकली है, ये यहाँ पे हमने शुरू किया था 1 मोल से। अगर मैं 1 मोल की जगह मेरे पास एनर्जी 1 मॉलिक्यूल की है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं ई बार, तो अगर 1 मॉलिक्यूल की है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे चेंज आएगा, देखो वो 3/2 kBt है ना, दिस इज 3/2 kBt, ये एक मॉलिक्यूल की है, तो यहां पे आप लिखोगे ई बार इज 3/2 kBt। यहां पे किनेटिक एनर्जी को लिखोगे हाफ m स्मॉल वाला, ये m क्या होएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये क्या था मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये क्या बना क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, तो यहां पे मास भी किसका आया एक मॉलिक्यूल का, तो हाफ m v बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBt। यहां से v बार स्क्वायर क्या आ गया, ये कैंसिल 3 kBt/m, फिर वही स्क्वायर रूट करोगे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी VRMS, तो VRMS क्या आ गया रूट 3 kBt/m। तो ये याद रखना बच्चों, अगर मास आपको एक मॉलिक्यूल का गिवन है और VRMS पूछा है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या बन जाएगा वो रूट 3 kBt/m, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला बच्चों यहां से भी निकलता है, प्रेशर क्या था 1/3 रो v बार स्क्वायर, तो यहां से v बार स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 3p/रो। जब आप इसका भी स्क्वायर रूट करोगे, ये है मीन स्क्वायर वैल्यू, जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर, तो एक और फॉर्मूला आ गया VRMS इज रूट 3p/रो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल्स में जरूर लिखे, ठीक है जी, नोट इट डाउन। Now look at this first numerical, calculate RMS velocity of air molecule at STP, STP में standard temperature pressure पे, given density of air at STP is 1.296। अब आपको RMS velocity पूछी है, density given है, तो density के साथ related RMS का फॉर्मूला क्या था, अभी जो आपने लिखा क्या था रूट 3p/रो, ठीक है। और STP पे प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक, 1.013 into 10⁵, डेंसिटी आपको गिवन है 1.296 kg/m³। यहां वैल्यूज को पुट कर दो, ये आ गया 3 into 1.013 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.296। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका निकाल देना आप आंसर। क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टिमेट द एवरेज एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। एक एटम की बोली, एवरेज एनर्जी एक एटम की बोली है। नंबर 1 एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, नंबर 2 ऑन द सरफेस ऑफ सन जहां पे टेम्परेचर 6000 केल्विन, और तीसरा एट टेम्परेचर 10⁷ एनसीईआरटी ये है क्वेश्चन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहां बस फॉर्मूला सिलेक्शन ही मेन है, क्योंकि बोला गया है एवरेज एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, तो एक एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था 3 kBt/2, ठीक है। तो 3/2 kBt। यहां पे आप पहले केस में टेम्परेचर कितना पुट कर दोगे 27 + 3 273 कितना हो गया 300 केल्विन। दूसरे केस में कितना कर दोगे 6000 केल्विन। तीसरे केस में कितना कर दोगे 10⁷
सब कुछ है आपके पास, वैल्यू केबी की भी गिवन है, टेम्परेचर तीनों केसेस के पता है, ये नहीं करवाऊंगा, इजी क्वेश्चन है, खुद कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एनसीईआरटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, इवन नीट में भी ये क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आते हैं, स्कूल में भी आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ एन एटम इन आर्गन गैस सिलेंडर इक्वल टू आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस। उसने बोला कि बताओ किस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसकी, आर्गन की, किसके इक्वल होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम की, कितने टेम्परेचर पे, -20। आपने वो टेम्परेचर बताना है जिसपे आर्गन गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हीलियम गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी, और हीलियम के लिए टेम्परेचर कितना दिया है, -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एटॉमिक मासेस गिवन है, आर्गन का 39.9 और हीलियम का 4, ठीक है, ये ग्राम्स में होते हैं, आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि आर्गन की निकालते हैं, Va लिख रहा हूं, आर्गन के लिए क्या आएगा, 3/2 RT बाय मास ऑफ आर्गन, ये चीज आएगी। टेम्परेचर निकालना, ठीक है, यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, 3/2 R को ऐसे रहने दो, T आर्गन का कितना दिया उन्होंने, 39.9, ये चीज आ गई। उसके बाद हाँ जी, नीचे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं, 3RT बाय, ठीक है। तो यहां पे उसके बाद नेक्स्ट है हीलियम, हीलियम के लिए 3RT, कितना टेम्परेचर दिया, -20। अब बच्चे -20 पुट कर देते, मेक श्योर टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो यहाँ पे -20 प्लस 273, हर बार टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, क्योंकि R की वैल्यू आप केल्विन वाली लेते हो, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम 4, दोनों का करना है इक्वल, तो Va इज इक्वल टू क्या हो गया, V हीलियम, ये चीज आ गई। जब दोनों को इक्वल करोगे तो ये आ गया √3RT बाय 39.9, यहाँ पे आ गया √3R, ये कितना हो गया 253 बाय 4, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा, 3R भी कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, क्योंकि रूट गया, उसके बाद 3R दोनों तरफ से गया, तो क्या बचा, T बाय 39.9 इज इक्वल टू 2 इंटू 253, सॉरी 3 इन, ये तो कट ही गया ना, 253 बाय 4, इसको करिए सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर आंसर। फटाफट बताना कितना आंसर आता है, 2530 के अप्रोक्सीमेटली, 2530 के अप्रोक्सीमेट, ये आंसर, ठीक है, नोटेड। Next question, calculate the temperature at which RMS velocity of gas molecule is double its velocity at 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब वो टेम्परेचर बताइए कहते हैं जिसपे RMS वेलोसिटी डबल हो जाए, कितने डिग्री वाले पे, 27 डिग्री सेल्सियस वाली RMS के, यही बोला, वो टेम्परेचर बताइए जिसपे RMS वेलोसिटी डबल हो जाए, RMS वेलोसिटी है 27 डिग्री सेल्सियस वाले से। तो क्या करोगे आप, इधर आप वैल्यू पुट करिए, उसने बोला सेम गैस है, सेम गैस है ना, तो फॉर्मूला लगाइए आरएमएस का, क्या आएगा 3RT बाय m, या मास मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, और इधर आएगा 3R, टेम्परेचर कितना 27 को 273 में ऐड करोगे तो कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाय क्या आ गया m, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, स्क्वायर करने से ये आ गया 3RT बाय m, इधर हो गया 4, 3R इंटू 300 बाय m, ये 3R बाय m कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 1200 केल्विन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, नोटेड। चलो, a vessel A contains hydrogen and another vessel B whose volume is twice of A contains same mass of oxygen at same temperature। एक वेसल में हाइड्रोजन है और दूसरे वेसल में कौन पड़ा है, ऑक्सीजन पड़ा है, सेम टेम्परेचर है दोनों का, पर वॉल्यूम बोल दिए कि B की वॉल्यूम A की वॉल्यूम से क्या है, डबल, ठीक है जी। उसके बाद बोला एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बतानी, कंपेयर का मतलब रेशियो। अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी वो क्या थी, 3/2 kBT। ये किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर क्या है, सेम। अगर टेम्परेचर सेम है तो रेशियो क्या आएगी,
सेम 1:1 ही आ जाएंगे, दोनों की एनर्जी सेम होगी तो रेशो 1:1 होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ये चीज है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के, और दोनों गैसेस का टेम्परेचर क्या है, सेम। ऐसे ही क्वेश्चन एक जेई में आया था, वो था कि दो गैसेस को एक कंटेनर में मिक्स किया गया है, उनका कॉमन टेम्परेचर T है, बताओ उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी की रेशियोज। अब कॉमन टेम्परेचर क्या है, T, दोनों का टेम्परेचर तो T है, मिक्सचर का टेम्परेचर T है तो दोनों का टेम्परेचर T है, दोनों का टेम्परेचर T है तो दोनों की E भी सेम होगी, और दोनों की E सेम होगी तो मतलब दोनों की रेशो कितनी आ गई, 1:1। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर कितना आ गया, 1:1, ठीक है, क्योंकि दोनों की टेम्परेचर क्या है, सेम। सेकेंड क्या बोला गया उसमें, रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। रूट मीन स्क्वायर निकालनी है। रूट मीन स्क्वायर के लिए देखो शुरू करते हैं, आरएमएस बी आरएमएस ऑफ किसकी, पहले है ऊपर लिख देते हैं हम ए की, ए में कौन है, हाइड्रोजन, तो वी आरएमएस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वी आरएमएस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा फॉर्मूला, रूट 3RT बाय, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम, तो टी रहेगा दोनों में, आर तो कांस्टेंट ही है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना आ गया 2, नीचे रूट 3RT बाय, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 32, ये चीज आ गई, रूट में जाएगा सब कुछ, अब 3RT बाय 2 इंटू 3RT इंटू 32, ये चीज होगी ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 32 ऊपर चला जाएगा, 3RT नीचे, ये कैंसिल, यहाँ पे 16, रूट 16 कितना हो गया 4, तो 4:1 इज योर आंसर। क्लियर हो गया ये चीज। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट में हमने निकालनी है प्रेशर ऑफ गैसेस की रेशो, ठीक है, तो PA/PB निकालना है। A में कौन है आपका हाइड्रोजन और B में कौन है ऑक्सीजन। तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 1/3 रो V बार का स्क्वायर, और रो क्या था आपका, मास, गिवन मास जो गैस का मास है अपॉन वॉल्यूम, और ये आ गया V बार का स्क्वायर, ये चीज ठीक है। तो अब PA/PB निकालना है, A में कौन है हीलियम और B में कौन है आपका, अब A में है हाइड्रोजन और B में है ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे देखिए 1/3, अब क्वेश्चन में गिवन है ना कि दोनों का मास क्या है, सेम मास, तो मास दोनों केसेस में क्या होगा, सेम, और यहां पे मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना, यहां पे कौन सा मास लेना है, गैस का मास, कि गैस का कितना मास गिवन है आपको, ठीक है। तो यहां पे m V बार का स्क्वायर, अब V बार तो पता नहीं है, V RMS जरूर पता है आपको, V RMS की रेशो पता है ना सेकंड पार्ट से। तो देखो अगर आप देखें तो V RMS किसके इक्वल होता था, V बार का, जब आप V बार स्क्वायर का रूट करते थे तो क्या बन जाता था, V RMS। तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो V बार का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, V RMS का स्क्वायर। तो हम रिप्लेस मारेंगे यहाँ पे V बार के स्क्वायर को किसके साथ, V RMS के स्क्वायर के साथ। किसका है ये, A का, A में कौन था हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या आ गया हाइड्रोजन, डिवाइडेड बाय क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ A, डिवाइडेड बाय 1/3, B में ऑक्सीजन है, मास तो सेम ही है, B की वॉल्यूम, और यहाँ पे V RMS ऑफ स्क्वायर, साथ में किसका, ऑक्सीजन का, ये चीज आ गई। अब ये 1/3 कैंसिल, M से M कैंसिल, वॉल्यूम B की ऊपर A के नीचे, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो इसको कंबाइन लिख दिया, V RMS ऑफ हाइड्रोजन बाय V RMS ऑफ ऑक्सीजन का स्क्वायर, ठीक है। B की वॉल्यूम क्या गिवन थी, ट्वाइस ऑफ A की वॉल्यूम, तो 2 टाइम्स VA बाय VA, यहाँ पे रेशो कितनी है, V RMS ऑफ हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन था 4:1, तो 4/1 का हो गया स्क्वायर, ये कैंसिल, 4 4 16, 16 2 32/1, तो 32:1 इज द आंसर। नोट इट। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव में भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन चैप्टर की नॉलेज भी चेक करेगा, ठीक है। तो बोला गया एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कहते बताओ किस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की RMS स्पीड सफिशिएंट हो कि वो किसको एस्केप कर जाए, अर्थ के एटमॉस्फेयर को। याद है ग्रेविटेशन पढ़ा था, वहां पे आपको बोला था कि मून हैज नो एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन, तो क्या था कि वहां पे RMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल इतनी ज्यादा है कि वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, जिसके कारण वो एस्केप कर जाता है। तो इसका मतलब एस्केप होने के लिए जस्ट सफिशिएंट लिखा है, मतलब एस्केप होने के लिए RMS वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाए, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, ठीक है। RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक तो हमें मास ऑफ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास गिवन है, एक हमें Kb गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले, एक मास वाला कर ले। क्या था वो था √3 kBT बाय एक मॉलिक्यूल का मास, ये यूज कर दिया मैंने।
इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 2g ना वैल्यूज में बताओ कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मीटर में कर दो तो 11.2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गया 11.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब कर दो स्क्वायर दोनों तरफ, तो 3 kBt बाय m, इधर स्क्वायर होगा 11.2 का भी स्क्वायर और इधर 10 की पावर 3 का स्क्वायर हुआ तो 6। यहां से t निकालना है, 11.2 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 6 इंटू m बाय 3 kb। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करके इन चारों में से अगर आंसर आ गया तो जय जयकार, नहीं तो गलत। नेक्स्ट है बच्चों मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इतना ज्यादा डिटेल में ये टॉपिक नहीं है, बेसिकली इसके फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब ये कहां से आई? देखो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने क्या किया, गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया कि कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी स्पीड है, कितने मॉलिक्यूल्स की कितनी स्पीड है। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे स्पीड है बच्चों, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बना, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत कम होती है, अदरवाइज बाकियों की वेलोसिटीज क्या है, ज्यादा ही है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी, सभी की स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर n मॉलिक्यूल्स हैं, सभी की स्पीड को ऐड किया, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, n कर दिया, ये एवरेज स्पीड आ गई। अब बच्चों इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो डिराइव करके आता है, ये आपने सीधा याद रखना है, क्या होता है, √8RT बाय पाई m। समझ लगी ये चीज, वेयर मास इज where m is mass of 1 mole, मतलब मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रूट मीन स्क्वायर, ये तो आप अभी लोग कर ही गए, ठीक है, अभी करके आए हम। क्या होता है कि सभी की स्पीड का स्क्वायर करिए, फिर उसका मीन करिए, फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए, ये आएगा रूट मीन स्क्वायर। और डिराइव करके क्या फॉर्मूला आया था इसका, √3RT बाय m। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है बच्चों की ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कि ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी रह चुकी है। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है आपने, √2RT बाय m। तो इस ग्राफ में देखिए सबसे मैक्सिमम स्पीड ये वाली है बच्चों, दिस वन, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल, मतलब इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये आ गई आपकी एवरेज, यहां तक दिस इज एवरेज, और उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ये वाली RMS। तो इस ग्राफ में बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से मोस्ट प्रोबेबल कौन सी है, एवरेज कौन सी और RMS कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कम आते हैं, चांसेस कम है, मेन मैंने आपको बोला है कि यहाँ से क्या है, फॉर्मूलेज ही मेन, तो फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रिलेशंस, बहुत बार देखा है मैंने कॉम्पिटिटिव में, इनके रिलेशंस आते हैं। रिलेशन कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ V एवरेज क्या है, V एवरेज में से मैंने √8 बाय पाई को अलग कर दिया और √RT बाय m को मैंने अलग कर दिया, क्लियर। ऐसे ही VRMS में देखिए, VRMS में मैंने √3 को अलग कर दिया और √RT बाय m को अलग कर दिया। ऐसे ही V एवरेज में मैंने क्या किया, √2 को अलग कर दिया और √RT बाय m को अलग कर दिया। अब जिसका भी रिलेशन चाहिए रेशो कर देना। अगर आपको रेशो देखो, V एवरेज बाय VRMS कर चाहिए तो रेशो करोगे तो क्या आएगा, 8 बाय पाई, नीचे क्या आएगा, √3, रूट कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, कंबाइन होके 3 भी किधर आ गया अंदर, तो इन दोनों में ये रिलेशन है। V एवरेज बाय VRMS इज √8 बाय 3 पाई। ऐसी अगर बात करें बच्चों RMS और एवरेज में, तो एवरेज बाय RMS करना है तो क्या आएगा, एवरेज में √2 ऊपर, RMS में √3 नीचे बच जाएगा, बाकी ये कट जाएगा, तो क्या रिलेशन आ गया, √2 बाय √3। तो ऐसे रिलेशंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आया जेई में आपको, ठीक है, रिलेशन बेस्ड ही था। कहते एट 300 केल्विन द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज दिस टाइम्स इट्स एवरेज स्पीड इन द गैस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने को बोला, और गिवन क्या है कि जो RMS स्पीड है VRMS, वो किसके टाइम है, वो है अल्फा बाय 5 बाय अल्फा का रूट टाइम्स किसके, V एवरेज के। तो रिलेशन, हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या था, हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग V एवरेज बाय VRMS किसके इक्वल था, √8 3 पाई, ये था ना, √8 बाय 3 पाई। तो इसके अकॉर्डिंग V एवरेज क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग V एवरेज बाय VRMS किसके इक्वल आ गया, देखो ये उधर जाएगा या ये नीचे आ गया, ये उस तरफ जाएगा,
जब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ऊपर क्या आ गया अल्फा, नीचे क्या आ गया अल्फा बाय 5। तो इसे इसके साथ कंपेयर कर दो तो क्या आ गया, रूट 8/3 पाई इज इक्वल टू रूट अल्फा बाय अल्फा प्लस 5। आप स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करोगे तो 8/3 पाई इज इक्वल टू अल्फा बाय अल्फा प्लस 5। ये चीज आ गई। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की। पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7। सॉल्व कर लोगे ये चीज, ठीक है। फटाफट फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 28, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, देखो, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट एटम्स इन स्पेस, कि उस मॉलिक्यूल्स में एटम किस तरह अरेंज है, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम। अब डेफिनेशन क्या बोल रही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने चाहिए आपको किसी मॉलिक्यूल के मोशन को या उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक 3 डायमेंशनल स्पेस में घूम रहा हूं तो मुझे मेरी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 x y and z। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, 3। क्लियर हुआ ये चीज। तो दिस इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए मोशन को बताने के लिए और कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए। क्लियर हुआ ये चीज। अब जैसे आपको पता है कि 3 तरह की गैसेस हैं नॉर्मली, अगर बात करें, मोनो, डाया, ट्राया। मोनो क्या होती है, जिसमें सिंपल एटम्स है, लाइक हीलियम, उस गैस में एटम्स होते हैं। डाया, जो 2 एटम से बनके मॉलिक्यूल बने, वो वाली गैसेस, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। फिर ट्राया, ट्राया में क्या आ जाएगी, वाटर आ जाता है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, SO2 आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रायाटॉमिक। अब मोनोटॉमिक गैस में एक एटम होता है, वो किधर भी जा सकता है फ्रीली, तो उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, 3। अगर बात करें डायाटॉमिक की, तो डायाटॉमिक में देखो 2 एटम होंगे, 2 एटम, इसको डिफाइन करने के लिए कितने चाहिए, 3, इसको डिफाइन करने के लिए कितने चाहिए, 3, पर नॉर्मली 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए। ऐसे 3 6 हो गई, पर नॉर्मली 5 चाहिए। क्यों 5 चाहिए, देखो एक इनके बीच में कंडीशन है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे हमेशा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम। तो 3 इसको चाहिए और इसको कितने चाहिए, सिर्फ 2, क्योंकि इसकी एक, मान लो x कोऑर्डिनेट तो सीधे ही पता लग जाएगा। अगर आपको इसका x कोऑर्डिनेट पता है, कंडीशन आपको पता है कि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इतना ही रहना है, तो x तो हर बार क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। तो एक कोऑर्डिनेट तो कंडीशन से निकल ही जाना है। तो वैसे 6 चाहिए थे, क्योंकि एक कंडीशन आ गई तो वेरिएबल कम हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे अब, 5। तो कंस्ट्रेन आने से, इन कंडीशंस को कंस्ट्रेन बोलते हैं, कंस्ट्रेंट आने से क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। तो हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ गया बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, विच इज 3n-k। n होगा बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम, जैसे मोनोटॉमिक में कितना होता है, एक ही पार्टिकल बनता है। डायाटॉमिक में क्या होता है, 2 एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ट्रायाटॉमिक के लिए n कितना हो जाएगा, 3। k क्या आ गया, कंस्ट्रेंट। जैसे डायाटॉमिक के लिए कितनी कंस्ट्रेंट आ गई, एक कंस्ट्रेंट आ गई कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम। क्लियर हो गया ये चीज। अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले मोनो की। तो मोनोटॉमिक के लिए सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से, तो देखो n कितना हो गया, 1। एग्जांपल लिखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैसेस जितनी भी है, ठीक है, n1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3n-k। 3n की जगह 1, कंस्ट्रेंट कोई नहीं, अकेले घूम रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं है, 3 1 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 3। अब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉरेस्पॉन्डिंग टू कौन से मोशन होगी बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब x में जा रहा है, y में जा रहा है या z में जा रहा है। क्लियर हो गया। तो ट्रांसलेटरी मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 बच्चों। समझ लगी ये चीज। उसके बाद बात करते हैं हम डाया की। तो डायाटॉमिक में एग्जांपल क्या आ गई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कंस्ट्रेंट इसमें n कितना हो गया, 2। कंस्ट्रेंट कितनी हो गई, 1 कंस्ट्रेंट होगी कि इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहती है, सेम, है ना। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट आ गई, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, 3 × 2 - 1 कितना हो गया, 6 - 1 दैट इज 5। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें से 3 कौन सी होंगी, ट्रांसलेटरी, आगे पीछे जाने की। 2 कौन सी होंगी बच्चों, रोटेटरी। रोटेटरी में देखो, मान लो एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, एक तो ऐसे घूम सकते हैं,
एक ये हो गई, एक कैसे घूम सकते हैं, ऐसे घूम सकते हैं, दो हो गई। एक ऐसे भी घूम सकते थे, पर ऐसे घूमने से क्या कोई पोजीशन में चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। तो कितनी, दो वाइब्रेशन और सॉरी दो रोटेशन और तीन क्या हो गई हमारी ट्रांसलेटरी। अगर बच्चों टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज्यादा हो जाए ना गैस का, तो दो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है डायटोमिक में, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाती है, 7। तो 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू कौन से मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो दो एडिशनल आ गई किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वाइब्रेटरी मोशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे हम ट्राया एटॉमिक गैस की। अब ट्राया एटॉमिक दो तरह की होती है, एक तो लीनियर शेप की होती है बच्चों, और एक क्या होती है आपकी एंगुलर या बेंट शेप की। कोई एग्जांपल दे सकते हो लीनियर, ट्राया एटॉमिक में लीनियर की एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे होता है, कार्बन ऐसे होता है ना, ऐसे इस तरह होता है, तो ये लीनियर है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कोई एग्जांपल, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो इसमें देखिए N की वैल्यू कितनी है, पहले 3, क्योंकि 3 एटम मिलके इसका मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कंस्ट्रेंट कितनी है इस केस में, 2, एक तो इनके बीच का डिस्टेंस और एक इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कंस्ट्रेंट 2 हो गई, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, 3 × 3 - 2, 9 - 2 कितना हो गया, 7। अब यहां पे देखिए एंगुलर की बात करते हैं, एंगुलर में n कितना होगा बच्चों, 3, और एंगुलर में कंस्ट्रेंट कितनी आ जाएगी, जैसे वाटर के एग्जांपल है। अब वाटर में क्या होता है, ऐसे होता है ना, इस तरह, ये एंगुलर बेंट शेप है। अब इसमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम, तभी इनके बीच का एंगल क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो 3 कंस्ट्रेंट है, तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई बच्चों, 3 × 3 - 3, तो कितना आ गया, 6। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। क्लियर हो गया, 3 अपनी आ गई ट्रांसलेटरी और 3 कौन सी आ गई, रोटेटरी। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मोनो की कितनी है, 3, डाया की कितनी है, 5, ट्राया के 2 केसेस है, अगर लीनियर हो तो कितनी है टोटल, 7, और अगर एंगुलर है तो कितनी है, 6। क्लियर हो गया ये चीज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही है आपके सिलेबस में। ये क्या बताता है, देखो, इट स्टेट्स दैट इन एन एनी डायनामिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBt, where kB is Boltzmann constant and T is absolute temperature of system। कहते हैं अगर एक डायनामिकल सिस्टम है जो मूव कर रहे हैं, जिसमें जैसे गैसेस में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, एंड इन थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब गैस का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो फिर कहते हैं कि एनर्जी जो है हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर मार्क करें मोनोटॉमिक की, तो मोनोटॉमिक के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी, हाफ kBt। kB क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। समझ लगी ये चीज। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलनी है, कितनी बच्चों, हाफ kBt। तो अगर मैं बोलूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस की कितनी एनर्जी होगी, ये बता। 1 मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस की कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक की, 5। हर एक की कितनी एनर्जी है, हाफ kBt। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की कितनी हो गई, 5 × हाफ kBt। कितना हो गया, 5/2 kBt। क्लियर हो गया ये चीज। तो एक मॉलिक्यूल की आई है ये, एक मॉलिक्यूल की। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस की कितनी एनर्जी होगी, और ये कौन सी एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस की कैसे निकलेगी, देखो, एक मॉलिक्यूल की कितनी है, 5/2 kBt। 1 मोल में कितने होते हैं, अवागेड्रो नंबर। तो 5/2 kBt को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, एवागेड्रो के साथ। kB × Na क्या बन गया, R। kB क्या था, R/Na, तो Na × kB क्या बन गया, R। तो 5/2 RT। सो दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये यूज होने अगले टॉपिक में, इसलिए यहां पे समझा दिया। क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, using the law of equipartition of energy determine the value of Cp, Cv and gamma for monatomic, diatomic and triatomic gas। one of the most important topic। आपने Cp, Cv, gamma निकालना। उसके लिए देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनो के लिए।
तो मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3 होती है ना। अब इक्विपार्टीशन आप यहां पे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन एटम ऑफ डायटोमिक गैस, वहां तो एटम ही होता है ना, कितनी होगी? एक की एनर्जी हाफ केबीटी दी है, तो एक एटम की कितनी होगी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की हाफ केबीटी है, एक एटम की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कितनी हो गई? 3/2 केबीटी। तो ये आई एक एटम की। अगर मैं बोलूं एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, 1 मोल की, तो क्या आ जाएगा? इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? अवोगैड्रो नंबर के साथ। क्या बन गया ये? 3/2 RT। ये चीज बन गई। मोनो चलेगा, डाया की नहीं, मोनो। यहाँ पे भी मोनो, डाया की तो 5 होती है ना, तो मोनो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 3/2 R2, ये चीज आ गई। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज योर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब हम निकालेंगे सीवी। सीवी की बात करें बच्चों, सीवी किसके इक्वल होता है? सीवी इज इक्वल टू डेल्टा U बाय डेल्टा T। इसके इक्वल होता है सीवी। सीवी इज डेल्टा U बाय डेल्टा T। यहां पे वैल्यूज को हम करेंगे पुट, तो डेल्टा U बाय डेल्टा T इसकी डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3/2 R ही आ जाएगा। T के साथ T की डिफरेंशिएशन कितनी हो गई? 1। कितना आंसर आ गया? 3/2 R। अब Cp कैसे निकलेगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। तो ये आ गया 3/2 R प्लस R, कितना आ गया? 5/2 R। उसके बाद गामा, गामा क्या थी? Cp बाय Cv, कितना आ गया? ये 5/2 R ओवर 3/2 R, ये कैंसिल, आंसर इज 5/3 R। क्लियर हुआ? ये चीज समझ लग गया? ठीक है, 5/3 R। क्लियर? 5/3 R से R कट R कट गया, सॉरी, 5/3। अब नेक्स्ट करेंगे डायटोमिक के लिए Cp Cv गामा। तो बात करते हैं डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल वो कितनी आ जाएगी? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी है? हाफ केबीटी। टोटल कितनी है? 5, तो 5 इंटू हाफ केबीटी। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। हर बार यही कर रहे हो ना, तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? Na के साथ। तो यहाँ पे Na इंटू 5/2 केबीटी, ये चीज आ गई। कितना बन गया ये? Na इंटू केबी क्या हो गया? R, तो 5/2 RT। इसको क्या लिख दोगे आप? इंटरनल एनर्जी। चीज क्लियर होगी ये चीज। उसके बाद निकालना है सीवी। सीवी क्या आपका? डेल U बाय डेल T। ये कैसे है ये पता है आपको? पता है ना क्या होता है? सीवी बेसिकली क्या होती है? सीवी इज Q बाय N डेल्टा T, ये होती है ना। उसके बाद आपको ये भी पता है हम नंबर ऑफ मोल्स कितना ले रहे हैं? 1। तो यहाँ पे ये सीवी कितना आ गया? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। अब थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या था? थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ स्टेट्स डेल्टा Q इज डेल्टा U प्लस W। W किसके इक्वल था? P डेल्टा V के। और हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा Q किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U के। और ये वैल्यू यहां जाएगी तो CV किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U बाय डेल्टा T के। क्लियर हो गया ये चीज? अब लगे याद आपको ये भी बता देता हूं, कई बार ना आपको ये पूछा जाता है, इसी में क्वेश्चन आता है कि मुझे बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए CV की वैल्यू क्या आएगी। अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा T कितना हो गया? 0। डेल्टा T 0 का मतलब CV कितना हो गया? इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए CV कितना होता है? इन्फिनिटी। वहीं बात करें बच्चों एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में देखिए डेल्टा Q क्या होता है? 0। एडियाबैटिक के लिए डेल्टा Q 0 है, डेल्टा Q 0 तो CV कितना आ गया? 0। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये करवाते हैं। अब दोबारा यहाँ आते डेल्टा U बाई डेल्टा T करोगे, जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/2 R। उसके बाद आप क्या करोगे? Cp के लिए Cv प्लस R, इसमें 5/2 R प्लस R करोगे तो कितना आ गया? 7/2 R। फिर गामा निकालना है, Cp बाय Cv क्या आ जाएगा? वो 7/2 R बाय 5/2 R, ये कितना आ गया? 7/5। क्लियर हो गया ये चीज? नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट है ट्रायटोमिक गैस। ट्रायटोमिक गैस में अब दो तरह के केसेस आ जाएंगे, एक लीनियर और एक आपका एंगुलर आ जाएगा। लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 7। अब सीधा कर रहा हूं शॉर्टकट, 7 है
तो इसकी जो देखो एक मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी आ जाएगी 7 इंटू 1/2 kBt, ये चीज आ गई। एक मोल की एनर्जी को आप क्या लिखते हो U, तो इस केस में U कितना आ जाएगा 7/2 kBt इंटू क्या आ जाएगा साथ में Na, क्या बन जाएगा वो 7/2 RT, ये U आ गया। फिर Cv के लिए क्या करोगे डेल्टा U बाय डेल्टा T, क्या आ जाएगा 7/2 R। फिर Cp के लिए क्या करोगे Cv प्लस R, तो क्या आ गया 7/2 R प्लस R, कितना आ गया 9/2 R। गामा के लिए क्या कर दोगे Cp बाय Cv, तो आंसर कितना आ गया 9/7। सिमिलरली एंगुलर की बात करें तो एंगुलर के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगी, तो एक मॉलिक्यूल की कितनी आ गई, एक मॉलिक्यूल की आ गई 6 इंटू हाफ kBt। फिर U कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे Na के साथ, तो कितना आ गया 6/2 kBt इंटू Na कितना बन गया 6/2 RT। फिर Cv के लिए क्या कर दोगे del U बाय del T, मतलब 6/2 R। Cp के लिए Cv में R को प्लस कर दोगे 6/2 R प्लस R, कितना हो गया 8R/2। गामा के लिए रेशो कर दोगे Cp बाय Cv, तो कितना आ गया 8/6, मतलब 4/3। क्लियर, तो ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आपको पॉलीएटॉमिक गैस के लिए बोला गया। पॉलीएटॉमिक गैस का मतलब जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी हो सकती है। आपको बता देंगे कि भी पॉलीएटॉमिक में उसके नंबर ऑफ एटम्स 4 से मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जैसे ट्राई तक तो आपको पता है, पॉली में कुछ भी हो सकता है। आपको बोल देंगे कि भी एक ऐसी गैस है जिसमें मॉलिक्यूल 5 एटम से बना, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। F = 3n - k, सब कुछ गिवन होगा। तो हमने ये मान लिया कि लेट F be डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। हमने ये मान लिया कि भी पॉलीएटॉमिक गैस की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है F मान लो या स्मॉल n मान लो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आप कोई भी चीज को लेट कर सकते हो। अब यहां पे फिर वही चीज करेंगे सारा। अब इसके जो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो कैसे निकलेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम F है इंटू क्या आ गया हाफ kBt। फिर आप इंटरनल एनर्जी निकालने लगे हो U, वो कैसे निकलता है एक मोल की, वो इसके लिए आप इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे Na के साथ। वही सारा प्रोसेस है बच्चों। पीछे F की वैल्यू पुट कर रहे थे, यहां बिना वैल्यू के, तो R kB इंटू Na क्या बन गया आपका फिर से R, तो क्या बन गया F/2 RT। तो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो आप U निकाल सकते हो। फिर U से आगे Cv कैसे निकलेगा, del U बाय del T, क्या आ जाएगा F/2 R। तो जनरल फॉर्मूला Cv का भी आपको पता लग गया। उसके बाद Cp क्या होएगा Cv प्लस R, तो F/2 R प्लस R, क्या करोगे यहां से F/2 प्लस 1 R कॉमन निकाल दिया, ये चीज आ गई। क्लियर, यहां से ये कितना आ गया F प्लस 2/2 R। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ Cp। ठीक है, गामा क्या करोगे अब आप Cp बाय Cv, तो Cp की जगह F प्लस 2/2 R, यहां पे कितना आ गया F/2 R, ये कैंसल, तो जनरल फॉर्मूला F प्लस 2/F, तो ये जनरल फॉर्मूला गामा का आ गया। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट है बच्चों Cp, Cv एंड गामा फॉर अ मिक्सचर ऑफ गैस। अब गैसेस का मिक्सचर होगा और वहां पे आपसे पूछा जाएगा Cp, Cv, गामा। तो देखो मान लेते हैं कि दो गैसेस हैं, एक के नंबर ऑफ मोल्स N1, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स क्या है N2। तो पहले की इंटरनल एनर्जी आ गई U1, कैसे लिखी जाएगी ये U1, N1 Cv टेम्परेचर, ऐसे लिखा जाएगा N1 Cv टेम्परेचर। क्या है देखो क्वेश्चन, आपके पास दो गैसेस का मिक्सचर है, यहां पे दो गैसेस है, ठीक है, ये दो गैसेस का मिक्सचर, इनका कॉमन टेम्परेचर होगा T। एक के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं N2। क्लियर ये चीज। अगर आपको मैं बोलूं मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी, पहली गैस की इंटरनल एनर्जी प्लस दूसरी गैस की इंटरनल एनर्जी। पहली गैस की इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगी, Cv किसके इक्वल था, Cv था हमारा डेल्टा U बाय n डेल्टा T, है ना। तो U किसके इक्वल आ गया n इंटू Cv इंटू T। ठीक है, यहां पे वैल्यूज को पुट कर दिया। यहां पे अब देखो U2 की बात करें, U2 क्या आएगा N2 Cv, इसमें ये फर्स्ट की Cv है, ये किसकी आ गई सेकंड की Cv, साथ में क्या आ गया T, ये चीज आ गई। स्क्वायर मत मानना इसको, ये सेकंड की Cv है, ठीक है, ये फर्स्ट की Cv है, ये सेकंड की Cv है, टेम्परेचर तो सेम ही है।
अगर मैं बोलूं मिक्सचर की सीवी खुद लिखो, वो कैसे लिखोगे आप लिखोगे दोनों का कंबाइंड नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, फिर सीवी किसकी लिखोगे, मिक्सचर की, कॉमन टेम्परेचर कितना है T, और U मिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है U1 प्लस U2, यहां वैल्यूज को पुट कर दो, ये आ गया N1 प्लस N2 इंटू CV मिक्सचर इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू U1 की जगह N1 CV1 T प्लस N2 CV2 T, ये चीज आ गई। उसके बाद T कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से CV मिक्सचर क्या आ गया, CV मिक्सचर आ गया बच्चों N1 पहले की CV प्लस N2 दूसरे की CV डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, तो CV मिक्सचर का आपके पास ये फॉर्मूला आ गया N1 C1 प्लस N2 C2 बाय N1 प्लस N2, ये स्क्वायर नहीं है, ये नंबर है कि सेकंड वाली गैस की CV। Once you get the CV of mixture, easily you can find out Cp of mixture using formula Cp minus Cv is equal to R, लगा सकते हो ना, तो यहां से Cv प्लस क्या आ गया R, उसके बाद गामा कैसे निकलेगा Cp मिक्सचर ओवर Cv मिक्सचर, तो मेन तो बस क्या है Cv मिक्सचर निकाल दो, Cv मिक्सचर से बाकी फॉर्मूले लगा के Cp और गामा तो निकल ही जाएगा। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके। 2 mole of hydrogen are mixed with 3 moles of helium. Calculate Cp, Cv and gamma of mixture. तो मिक्सचर का Cv निकालते हैं पहले, कैसे निकलेगा N1 C1 N2 C2 N1 प्लस N2, कितने मोल्स है हाइड्रोजन के 2, C1 Cv ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सी गैस है डायटोमिक का क्या था Cv, आपको जनरल फॉर्मूला करवा दिया ना याद, क्या था F प्लस 2/2R, ये जनरल फॉर्मूला करवा दिया ना, ये याद रखो, ठीक है। तो डायटोमिक ये Cp का, Cv के लिए क्या था F/2R, ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब क्या आएगा फॉर्मूला, F कितना है, डाया का F कितना है 5, तो कितना आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 है, यहाँ पे आ गया 5/2R प्लस हीलियम का कितना है 3, हीलियम कौन सी है, हीलियम इज मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक के लिए Cv क्या आ जाएगी 3/2, तो 3/2R नीचे 2 प्लस 3, कितना बन गया, ये सॉल्व करिए जल्दी फटाफट, 10/2R प्लस 9/2R नीचे क्या आ गया 5, तो कितना बन गया 19R/10, ये चीज आ गई। तो CV मिक्सचर की आ गई है, अब Cp निकालनी है, तो Cp मिक्सचर की कैसे निकलेगी, CV मिक्सचर प्लस R, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है ना उसी से, तो ये आ गया 19R/10 प्लस R, एलसीएम हो गया कितना आ गया 29R/10, ठीक है। गामा क्या है Cp/Cv, तो कितना आ गया 29R/10 ओवर 19R/10, 10 से 10 R से R, तो कितना आंसर 29/90। Now look at this question, very important question, जेई में भी आया था ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 0.05 kg of nitrogen is enclosed in a vessel, गैस वेसल में enclosed है, तो क्या गैस की वॉल्यूम चेंज होगी, नहीं होगी। वेसल जब गैस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना enclosed in a vessel, तो ये मान लेना कि उसकी वॉल्यूम नहीं चेंज होनी, जो मर्जी कर लो उसके साथ, ठीक है। At a temperature of 127 degree Celsius, temperature given है कितना 127 degree Celsius, find the amount of heat required to double the speed of its molecule in kilocalorie, कितनी हीट चाहिए कि स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की डबल हो जाए, कौन सी स्पीड, आरएमएस स्पीड। अब आपने थर्मल चैप्टर पढ़ा है, उसमें हीट देते थे, हीट रिक्वायर्ड टू क्या होता था, टेम्परेचर इंक्रीज, हीट से क्या होता था, टेम्परेचर बदलता था, और वो कितनी हीट चाहिए उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था, क्या था फॉर्मूला NC डेल्टा T, ये था ना फॉर्मूला। गैस है इसलिए C आया, अगर सॉलिड होता तो क्या आता था, स्पेसिफिक हीट S। अब यहां पे C कौन सी आएगी, इज इट CV और CP, CV, बिकॉज जब आप गैस को हीट दे रहे हो, गैस की वॉल्यूम नहीं चेंज हो रही, प्रेशर तो चेंज होगा ही फिर, इसलिए यहां पे CV आएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब N पता है हमें, N आप निकाल सकते हो या नहीं, आपको नाइट्रोजन का मास गिवन है, कितनी है 0.056 kg, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो। क्या था गिवन मास 0.056 kg है, तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में, तो साथ में 1000 आ गया क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता है। एंड व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, कितना होता है जल्दी, मॉलिक्यूलर मास
28 28 एंड 2 गैस होती है ना, अच्छा ठीक ठीक है, शाबाश। यहाँ पे ये 56, यहाँ पे 28, कितने आ गए? 2 मोल्स आ गए, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है 2। उसके बाद सीवी गिवन है क्या? क्या सीवी गिवन है? क्या जरूरत है गिवन की? क्या आप बिना दिए सीवी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। क्यों? नाइट्रोजन इज अ डायाटॉमिक गैस। डायाटॉमिक गैस की सीवी आपको जनरल फॉर्मूला याद होगा, F/2R। F कितना है डाया के लिए? 5, 5/2R। ये है मेन चीज यहाँ पे। सीवी नहीं भी गिवन होगा तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, क्योंकि हमें पता है कोई भी गैस आ गई उसकी सीपीसीवी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सीवी आ गया। अब डेल्टा टी, डेल्टा टी कैसे निकलेगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इनिशियल तो पता है कितनी है, 127। इसको आप केल्विन में चेंज कर देना, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? T1 हो गया 127 प्लस 273, कितना हो गया? 400। तो 400 केल्विन। इनिशियल तो पता है, फाइनल नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपने स्पीड क्या करनी है? डबल। अब स्पीड का क्या टेम्परेचर से कोई लेना देना है? आरएमएस का टेम्परेचर के साथ लेना देना है? बिल्कुल है। क्या है फॉर्मूला? वी आरएमएस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्या था फॉर्मूला वी आरएमएस का? √3RT/m। आर भी सेम रहेगा, मास भी वही रहेगा, गैस तो वही है अंदर। तो वी आरएमएस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? √T के। समझ लगी ये चीज? तो आपने स्पीड को क्या करना है? डबल करना है। इफ यू वांट टू डबल द स्पीड, टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो स्पीड कितने टाइम्स बढ़ेगी? 2 टाइम्स। इसका मतलब आपका जो फाइनल टेम्परेचर है वो क्या होएगा? इनिशियल टेम्परेचर के 4 टाइम होगा टू डबल द स्पीड। तो देखो लिंक हो गया ना क्वेश्चन वीआरएमएस का टेम्परेचर के साथ। तो आपको क्वेश्चन में उसने बोला ना कि स्पीड आपने डबल करनी है। स्पीड डबल तभी होगी जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो अब 4 टाइम्स कर दो तो T2 क्या होएगा? T2 is 4 into T1. कितना हो गया? 4 into 400, that is 1600. Now you have the change in temperature ना, निकल जाएगा change in temperature कैसे? 1600 minus 400 कितना आ गया ये? 1200 कैलोरी। ये चीज यहां तक क्लियर होगी सबको। अब उसके बाद देखिए उसने हीट किसमें बोली है? किलो कैलोरी। फॉर्मूला आपके पास है तो n की जगह वैल्यू पुट कर दो। n की जगह आ गया 2। CV कितना है? 5/2R। R नॉर्मली हमारी किस में होती है? जूल में। उसने किस में बोला है? किलो कैलोरी में। तो R की कैलोरी वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। उसने दी है आपको R की कैलोरी वाली वैल्यू कितनी है? 2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 1200 माइनस 1600 माइनस 1200 कितना आ गया? 400। ये जो आंसर आया ये होगा ना 6। डेल्टा टी निकाला हुआ है। सॉरी डेल्टा टी तो हमने निकाला ही हुआ सीधा। सॉरी थक गया मैं। ये 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया? 12,000 किलो कैलोरी में पूछा। ये किसमें आया? कैलोरी में। तो कितनी किलो कैलोरी? 12 किलो कैलोरी। क्लियर होगी ये चीज? समझ लग गया? नोट इट डाउन। अब बच्चों नेक्स्ट मीन फ्री पाथ। अब पहले तो फ्री पाथ की बात करते हैं। देखो आपको पता है गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन रैंडम मोशन एंड ड्यूरिंग मोशन वो क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल आया, ये पहला कोलिजन हुआ, उसके बाद टकरा के ये दूसरा कोलिजन करने गया, यहां पे दूसरा हो गया। तो फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में इसने जो ये डिस्टेंस कवर किया, इसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ, ये फ्री था। इस पाथ को कहते हैं फ्री पाथ। द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजंस, उसको बोलते हैं फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होएगा? ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ्स के मीन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मीन फ्री पाथ। जैसे यहां पे देखिए ये पार्टिकल पहले यहां टकराया होगा, इधर से कोई आया पार्टिकल, यहां टकराया, टकरा के ये इधर चला गया, यहां पे दूसरा कोलिजन हुआ। ये पहला कोलिजन हो गया, ये दूसरा। इसके बीच का फ्री पाथ कितना हो गया? λ1। उसके बाद यहां पे इसका तीसरा कोलिजन हो गया, इसके बीच का फ्री पाथ कितना हो गया? λ2। यहां पे इसके जाके फोर्थ कोलिजन हुआ, बीच का डिस्टेंस कितना है? λ3। ये थर्ड फ्री पाथ हो गया। ऐसे सोन करते करते इसके n जो है फ्री पाथ आ गए। तो अगर आपने मीन निकालना है कैसे निकलेगा? मीन निकलेगा, सभी को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जितने क्या आ रहे हैं? कोलिजन आ रहे हैं। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका मीन फ्री पाथ। समझ लगी ये कैसे निकलेगा मीन फ्री पाथ? ऊपर क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस जितना इसने कवर किया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? कितने कोलिजन्स किए, उससे क्या निकल जाएगा? मीन फ्री पाथ। क्लियर? अब इसी का आपने एक्सप्रेशन निकालना है मीन फ्री पाथ का। अब एक्सप्रेशन में बच्चों हमने अजम्पशन ली है।
अजम्पशन ये लिए कि भी सारे जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, आइडेंटिकल एंड स्फेरिकल है। दूसरी हमने क्या किया, दूसरी हम ये बोल रहे हैं कि ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रेस्ट एक्सेप्ट ए, सारे रेस्ट पे कर दिए, एक को छोड़ दिया, ये वाला, ये मूवमेंट कर रहा है, बाकी सारे के रेस्ट में। तो एक कंटेनर में पड़े हैं ये, जिसकी लेंथ कितनी दी हमने, कैपिटल है। क्लियर। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल जब सीधा जाएगा, ये मोशन अब क्या करेगा, ये कोलिजन करेगा। अब ये किनके साथ कोलिजन करेगा, देखो क्या ये इस वाले के साथ कोलिजन करेगा, नहीं करेगा। सभी क्या है, हमने बोला स्फेरिकल है, सभी का डायामीटर क्या है, सेम। कितना डायामीटर है सभी का, हम ये मान लेते हैं सभी का डायामीटर है d, सेम है, आइडेंटिकल है, सभी का डायामीटर कितना है d। तो बताओ क्या ये कोलिजन करेगा, नहीं करेगा। ये करेगा, बताओ पहले क्या इसका इसके साथ कोलिजन होगा, ये वाला इसके साथ टकराएगा, नहीं टकराएगा, टकरा ही नहीं सकता, ठीक है, कर ही नहीं रहा। ये वाला टकराएगा, ये तो टकरा ही जाएगा सामने ही आके। क्लियर। अब देखो क्या ये वाला टकराएगा, नहीं टकराएगा। अब वही टकरा रहे हैं बच्चों जिनका सेंटर इसके बीच में लाई करेगा, वही इसको ऊपर से टकराएंगे जिसका सेंटर बीच में लाई कर रहा है। देखो इसका सेंटर यहां पे लाई किया, ये टकरा गया, इसका सेंटर यहां पे लाई किया, नहीं टकरा रहा, इसका सेंटर ये लाइन के बीच में पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा, ये टकराएगा ना, इसके साथ टकरा जाएगा। इसका सेंटर यहां पे पड़ा है, ये नहीं टकराएगा, ये ऐसे निकल जाएगा इसको बिना टच की। तो कहते हैं कि ऊपर वाली साइड पे वही मॉलिक्यूल टकराएंगे जिनका सेंटर इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे। d कैसे, यहां से लेके यहां तक रेडियस हो गया, ये अगले वाले का रेडियस हो गया। 2 टाइम्स रेडियस किसके इक्वल होता है, डायामीटर के। तो ऊपर भी d और ऐसे नीचे भी कितना हो गया, d। क्लियर हो गया। अब देखो जब ये जाएगा, इसको चारों तरफ से मॉलिक्यूल होंगे ना, तो चारों तरफ से इसमें वो वाले मॉलिक्यूल इसको टकराएंगे जो कितनी वॉल्यूम के अंदर होंगे, जो इस सिलेंडर के अंदर होंगे, ये वाले सिलेंडर के अंदर होंगे, जिसका डायामीटर कितना हो गया, जिसका डायामीटर 2d हो गया और रेडियस कितना हो गया, d हो गया। ये सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये उनके साथ टकराएगा ना। ये हमने एक सिलेंडर लेट कर लिया जिसकी लेंथ कितनी है l, तो ये मॉलिक्यूल्स उन सभी मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा जो इस सिलेंडर के क्या होंगे, अंदर होंगे। जो इस सिलेंडर के बाहर हो गए उनसे ये नहीं टकराएगा। क्लियर हो गया, ये चीज समझ लग गया ये चीज। तो हमने यहाँ पे ये माना पहले तो कि लेट स्मॉल एन बी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है इसका कि 1 मीटर क्यूब में कितने एटम्स हैं, स्मॉल है। तो हमारे कितने एटम्स होंगे इस सिलेंडर के अंदर, जितने एटम होंगे उतने क्या हो जाएंगे, कोलिजन्स होंगे, हर एक के साथ उसने टकराना है। तो हम लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ एटम्स इन सिलेंडर ऑफ लेंथ L, कैपिटल L इज, क्या हो जाएगी, पहले आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी इसकी और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल n के साथ। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, स्मॉल n, और इस सिलेंडर में कितने हैं वो कैसे निकलेगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ लगी ये चीज। अब n इंटू सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, कैसे निकलेगी, पाई रेडियस का स्क्वायर, और इस केस में रेडियस कितना है, d, तो d का स्क्वायर इंटू क्या आएगा साथ में, हाइट या लेंथ। ठीक है, तो ये आ गया n। तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स इन सिलेंडर ऑफ लेंथ L। तो इतनी कोलिजन होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इतने हो गए, जितने एटम होंगे उतने क्या हो जाएंगे, कोलिजन्स हो जाएंगे। तो यहां से मुझे बताइए मीन फ्री पाथ क्या आ गया, मीन फ्री पाथ लैम्डा बार जिसको लिखते हैं, कैसे निकलेगा, देखो मीन फ्री पाथ निकालना है, क्या था फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। यही था ना पीछे में, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है जी, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कोलिजन से, तो क्या आ जाएगा मीन फ्री पाथ। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, यहां से एटम कहां पहुंचा, यहां, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, n, डिवाइडेड बाय कितने कोलिजन हो रहे हैं, n पाई d स्क्वायर l। ये l से l कैंसिल, क्या आ गया, 1 बाय n पाई d स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज।
अब देखो हमने ये अज्यूम किया है कि सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे है एक्सेप्ट ए। अब ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर आप इस असम्पशन को अवॉइड करोगे, मतलब अगर हम बोले कि सारे मॉलिक्यूल्स किस में है, मोशन में है, तो यहां पे एक एडिशनल फैक्टर आ जाता है, एक एडिशनल फैक्टर आएगा नीचे, वो क्या बन जाएगा फिर फॉर्मूला 1 बाय रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने एडिशनल फैक्टर क्या लगा दिया, रूट 2। क्यों लगाया ये फैक्टर, क्योंकि हमने ये बोल दिया कि सारे गैसेस मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं होते। हम अगर उन सभी गैस मॉलिक्यूल के मोशन को कंसीडर करेंगे तो हमारा मीन फ्री पाथ क्या आ जाएगा, 1 बाय रूट 2 पाई एन डी स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज। अब इसकी एक अनदर फॉर्म भी है, इसको आगे मॉडिफाई करना है, तो पहले ये नोट कर लीजिए। अब देखिए इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या है, यहां पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज है ना। अब यहां पे देखिए मैंने क्या किया, ऊपर भी मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वेयर m इज व्हाट, वेयर m इज मास ऑफ वन एटम। ये चीज क्लियर होगी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये n इंटू एम क्या बन जाएगा, n इंटू एम बन जाएगा टोटल मास ऑफ गैस, ये बन जाएगा ना। अगर एक गैस में कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक का मास स्मॉल m है, तो n इंटू m क्या बन जाएगा, कैपिटल M विच इज मास ऑफ गैस। ये चीज आ गई। अब यहां पे देखो ये स्मॉल m उधर जाके क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दें, अभी यहां पे मास अपॉन वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी। ये चीज आ गई। तो इसका मतलब आप n को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां पे वैल्यूज को पुट करिए, तो लैम्डा बार इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 पाई, n की जगह क्या आ गया, डेंसिटी, ऊपर क्या चला गया, मास, नीचे ये d स्क्वायर। तो अगली फॉर्म क्या आ गई, m बाय रूट 2 पाई रो d स्क्वायर। ये सेकंड फॉर्म आ गई। एक लास्ट फॉर्म भी है, वो भी करेंगे, पहले इसको नोट करिए। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्म की। तो दोबारा हमने वही एक्सप्रेशन उठाया, 1 बाय रूट 2 पाई n d स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब इक्वेशन ऑफ मोशन उठाते हैं, pv इज इक्वल टू nRT, इक्वेशन ऑफ गैस, सॉरी, pv इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लिया हमने 1, तो pv इज इक्वल टू r। r को क्या लिख सकते हो आप, na इंटू kb, ये लिख सकते हैं। ये चीज आ गई, ये p यहां पे na बाय v kbt। ये क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैस ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या बन गया, नंबर डेंसिटी, स्मॉल n। स्मॉल n यही था ना, स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी बोलते हैं जिसको। तो ये स्मॉल n बन गया, तो यहाँ पे स्मॉल n kbt, स्मॉल n किसके इक्वल आ गया, p बाय kbt। तो अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करिए, तो लैम्डा बार इज kbt बाय रूट 2 p पाई d स्क्वायर। तो दिस इज द थर्ड फॉर्म। तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, kb पे, kb तो चलो कांस्टेंट है, t टेम्परेचर ऑफ गैस पे, प्रेशर पे, d क्या था, d इज डायमीटर ऑफ एटम। ठीक है, तो एटम के डायमीटर के स्क्वायर पे डिपेंड कर। क्लियर हो गया, तो दिस इज थर्ड फॉर्म, नोट इट डाउन। Now look at this last question. Estimate the mean free path and collision frequency of a nitrogen molecule in a cylinder containing nitrogen at 2 atmospheric and temperature 17 degrees Celsius. अब आपसे मीन फ्री पाथ पूछा है और कोलिजन की फ्रीक्वेंसी पूछी है, और कितना किसकी पूछी है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की पूछी है। सिलेंडर में पड़ा है, कितना प्रेशर है, प्रेशर गिवन है आपको 2 एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक को पास्कल में चेंज कर दो, 2 into 1.013 into 10⁵। उसके बाद टेम्परेचर गिवन है 17 डिग्री सेल्सियस, उसको चेंज करो, 17 प्लस 273 कितना हो गया, 300 केल्विन। आपको रेडियस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम 1 into 10⁻⁻10। हमें तो डायमीटर चाहिए, डायमीटर क्या हो जाएगा 2 into r, तो क्या हो गया 2 into 10⁻⁻10। क्या आप लोग मीन फ्री पाथ निकाल सकते हो, फॉर्मूला अगर याद होगा क्या था फॉर्मूला, kbt बाय 2 पाई d स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो गया। फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है। kb की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू से d निकला, d की वैल्यू पता है, प्रेशर पता है, सॉल्व आप लोग कर सकते हो ना। तो उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कोलिजन की फ्रीक्वेंसी। कोलिजन की फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में।
अब उसके लिए मैं सबसे पहले टाइम पीरियड निकालूंगा कि टाइम पीरियड कितना है कोलिजन का। अब टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड में होगा एक कोलिजन होने को कितना टाइम लगा, तो एक कोलिजन होने को कितना टाइम लगा उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा ना। तो एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज योर मीन फ्री पाथ, तो डिस्टेंस हो गया लैम्डा बार। अब कितनी स्पीड से कवर हुआ वो होगा VRMS 290 नहीं होगा 7। क्या स्पेशल वीडियो जो भी रखे नाम दसो की सी है ना वेरी गुड इतनी बड़ी गलती लाती ना ये ना दसना तुम साडा पीछे खराब हो जाएगा। चलो ठीक है चलो चलो बस टाइम पीरियड निकाल दिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस, एक कोलिजन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज मीन फ्री पाथ, कितनी स्पीड से कवर करते हैं हम VRMS। क्या VRMS पता है, नहीं पता, क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है VRMS का, √3RT/m। यहां मास कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 28 या 24, नाइट्रोजन 28 28। R की वैल्यू आपको पता है, T की वैल्यू आपको पता है, VRMS निकल जाएगा। VRMS निकला, यहां पुट करा, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T, तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो रफली आइडिया मैंने दे दिया, आप लोग एक क्वेश्चन कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। सो विद दिस हमारा जो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है।